नमस्कार गुप्ता साहब, आप जो है बहुत ही सीनियर पद से जो है रिटायर्ड हुए हैं। आप पहले तो अपने जो सर्विस कैरियर था उसमें किस तरह के अनुभव रहे, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, और किस तरह के जो है मतलब आपके अनुभव रहे, पहले उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि शायद ईश्वर ने विशेष रूप से मुझे गढ़ा था, ऐसा मैं मानता हूँ जी। क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आई वॉज जस्ट ड्रिवन। जो कुछ हुआ वो होता गया। जी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भी नहीं भरा था, किसी दूसरे ने वो फॉर्म भेजा था। राइट जी। जी। ऐसे ही जो है जब मैं आईआईटी से एमटेक कर रहा था तो हमारे एक साथी थे बिहार से जी। और वो फॉर्म लेके आए। उन्होंने कहा कि मैथिली देखो, ये यू कैन गिव सिविल सर्विसेज, राइट। जी। और यदि तुम दोगे तो मुझे थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। जी। तो मैंने उस सिलेबस को देखा। हाँ, मैंने कहा यार इस डुएबल, नो इशू। जी। तो उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने सुना कि डुएबल, तो बोले मैं तेरा जो है मनी ऑर्डर भी साथ में लाया हूँ, वो फॉर्म भी लाया हूँ, देख। जी। और एज दैट लक वुड हैव इट, बेचारे उनका तो नहीं हुआ, बट हमारा उसमें हो गया। और फिर जो है बेसिकली एज यू नो कि आई डिड माई training from Raipur. जी। So I was an assistant SP in under training in Raipur. और रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ही मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। जी। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली से। जी। राइट। जी। और कुछ ऐसा पहले से ही सोच था कि हमारी सर्विस की शुरुआत जो है रायपुर से हो। जी। और वैसा ही हुआ। जी। ट्रेनिंग के दौरान ऐसे ढेर सारे अनुभव रहे। जी। जैसे वहां पर एक तिल्दा नेवरा में मैं थाना प्रभारी का, हम लोग को भी ट्रेनिंग करना पड़ती है। जी। तो उस ट्रेनिंग में एक बंगाली जेंटलमैन हु वाज ट्रेड यूनियन लीडर। जी। तो उनके बारे में एक कुख्यात था कि वो जिस जहां पे भी जाके वो स्ट्राइक कराते, वो कंपनी कभी फिर दोबारा खुल नहीं पाई है, और उस बारे में उनका क्या था। जी। अब ये उनका दुर्भाग्य था कि मैं वहां पे अंडर ट्रेनिंग था, थाना प्रभारी होल्डिंग इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ जिला नेवरा। जी। और मैं रोज जाके शाम को उनके साथ बैठता। जी। और अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करता। जी। और मैंने उनको फेल कर दिया। जी। तो जब 30 दिन हो गए तो जो सीमेंट फैक्ट्री के पूरा मैनेजमेंट एसपी के पास पहुंचा। जी। उन्होंने कहा कि साहब, गुप्ता साहब की ही बदौलत है कि ये फैक्ट्री हमारी बच गई, नहीं तो ये ट्रेड यूनियन जो बंगाली बाबू हैं, ये तो बहुत कुख्यात इंसान है। इन्होंने जहां जहां भी लेबर की स्ट्राइक कराई वहां पे वो फैक्ट्री ही डूब गई। जी। तो मैं चाहता हूं कि यदि इनको 15 दिन के लिए और इनका पीरियड एक्सटेंड करते हैं। मुझे मालूम है कि आईपीएस ऑफिसर है, थानेदार नहीं है। जी। लेकिन इससे आपकी बड़ी कृपा होगी। जी। तो एसपी ने मुझसे पूछा कि, तो मैंने कहा जी सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सेड कि आई विल एडजस्ट योर डबल ट्रेनिंग करके और आपका बाकी पीरियड एडजस्ट कर देंगे। जी। लेकिन इट इज वेरी ट्रू दैट कि बिकॉज ऑफ यू थिंग्स आर हैंडल वेरी डिफरेंट वे। आपने डीजीपी तक का जो सफर तय किया, उसमें आपने कितने राजनीतिक दलों का शासन देखा? मैंने बेसिकली 3 ही दल हैं। जी। एक है भाजपा, एक है कांग्रेस और तीसरा है गवर्नर रूल। तीनों ही देखे हैं। अच्छा, आपको जो है इन तीनों मतलब रूल में किसी रूल में ज्यादा जो है रिलैक्सेशन महसूस हुआ, या किसी रूल में जो है ज्यादा प्रॉब्लम हुई, या सब में एक समान ही व्यवस्था रही? मेरा मानना है कि सब कुछ एक समान रहा और लोगों को मेरी व्यवस्थाएं
से बड़ी दिक्कत रहती थी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई वाज एसपी गुना, जहाँ पे तीनों शासन में मैं जब मैं ज्वाइन किया उसमें भाजपा का रूल था जी। इसके बाद बीच में कांग्रेस का शासन आया, उसमें जी सॉरी गवर्नर रूल आया, और बाद में जो है कांग्रेस का शासन आया जिसमें दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने, वो उनका वो गृह जिला भी था जी। तो वो तीनों चीजें मैंने मेरा एकदम स्पेसिफिकली जो है सीधा सा सवाल है कि मैं उसको डीजीपी मैं ज्यादा विस्तार से बता रहा हूँ। नहीं, पहले आप हमें उस आंसर को, विस्तार में मैं जाऊंगा। मैं पहले मेरा जो सिंपल स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो सर ये है कि तीनों तरह के शासन में आप रहे, ठीक, तीनों तरह के शासन में जो है आप एक ईमानदार, सक्षम, कर्मठ, प्रभावशाली, कार्य के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। मेरा सिंपल सीधा सा सवाल है कि इन तीनों तरह के शासन में आपको किसमें जो है असुविधाओं का ज्यादा सामना करना पड़ा, या किसमें आप रिलैक्स मूड में काम करते रहे, या तीनों में ही जो है आप जैसे सीनियर और ईमानदार आदमी को राजनीतिक दबाव झेलना पड़ा? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर हमें विस्तार से आप बताते रहिए। मैं आपको ये बताऊं जी कि सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं जी, लेकिन कुछ ऐसा जो है ईश्वरीय चमत्कार रहा कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि कभी किसी ने मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जी। और एक दो बार प्रयास हुआ तो प्रयास करते वक्त ही मुख्यमंत्री को मालूम था कि मैं वो नहीं करूंगा जी, और जब मैंने वो नहीं किया तो उनका रिस्पेक्ट मेरी तरफ बढ़ गया, कम नहीं हुआ जी, क्योंकि उन्हें ये बात पहले से ही मालूम था कि मैथिलीकरण को पे नहीं करेंगे जी। और यही कारण है कि मैं डीजीपी भी नहीं बन पाया जी। मतलब डीजी तो मैं 7 साल रहा हूँ लेकिन डीजीपी जो कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है निर्णयों में कहीं ना कहीं उसकी सहभागिता थी और उन्होंने कहा मैथिली शरण गुप्त इज नॉट लायबल and that is this perception जो है that somewhere was responsible for not making that selection. तो इसका मतलब मैथिली शरण साहब ये माना जाए कि जो भी व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर देश में सेवाएं देता है वो ईमानदार, सक्षम और निष्पक्ष है, तो सरकारें और उनके मंत्री और मुख्यमंत्री गण उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोकते हैं। देखिए, एक बात तो पक्की है कि वो चाहे आपको ना रोक पाए, क्योंकि किसी को किसी का रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परसेप्शन और अपने हिसाब से डिसीजन लेता है जी। सामने वाला निश्चित तौर पर जो है आपको जब वो देखता है कि बाकी सब लोग उसकी बात मानते हैं और आपको लगता है कि नहीं आप नीति और सिद्धांतों की बात करेंगे, तो वो आपकी बात से सहमत भी होता है लेकिन वो आपको अवसुविधाजनक भी मानता है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं कि एक 8 इंस्पेक्टर को पोस्ट होना था, तो सीएम टू ओएसडी मेरे पास आए, बोले सर वो 8 इंस्पेक्टर की फाइल आपके पास है। उसमें मैं एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन था जी। तो मैंने कहा हाँ वो फाइल मेरे टेबल पे पड़ी हुई है और मेरा ऐसा मानना है कि वो सभी 8 दुष्ट लोग हैं जी। और मैं चाहता हूं कि आप उनकी जन्म कुंडली जाके सीएम को दिखा दें जी। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा जी। तो मैंने कहा कि आप एक काम करिए, फिर आप मेरा अपॉइंटमेंट कर दीजिए तो मैं जो है ना बता के आता हूँ जी। तो ही सेड कि यस इट इज डूएबल। तो नेक्स्ट डे उन्होंने 11 बजे मुझे समय दिया और मैं वहां गया। किसके पास गए आप? माननीय मुख्यमंत्री। कौन से मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह जी चौहान उसमें मुख्यमंत्री। ठीक है, ठीक। और उनसे मैंने कहा कि ये 8 लोग हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप जो भी कहेंगे वो मान्य होगा जी। तो ये ना माना जाए कि मैं आपके जो है जो आप चाह रहे हैं उसमें व्यवधान डाल रहा हूँ जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये इनका चरित्र ठीक नहीं है, आप एक नजर डाल लीजिए क्योंकि इससे अच्छा संदेश नहीं आएगा जी। उन्होंने मेरे तरफ बिना देखे ही कहा नहीं नहीं रहने दीजिए, आप जो उचित समझते हैं वो जी। तो मैंने उनसे कहा कि इन 8 में से 2 लोग जो है ये थोड़े मार्जिनल हैं, यदि इनको किया जा सकता है, लेकिन ये 6 लोग तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जी।
तो उन्होंने मेरे पेपर्स पे नजर नहीं डाली। उन्होंने कहा कि ठीक है आप केवल धोखा कर दीजिए और बाकी शेका फाइल कर दीजिए। तो अब मुझे नहीं मालूम है उन्हें इस बात पसंद आई है नहीं आई। क्या वजह है कि इस तरह के 8-8, 10-10 लोग जो है जिनका रिकॉर्ड खराब है, जो लोग गलत हैं, वो पुलिस सेवा में जो है बने ही रहते हैं? इसकी क्या वजह है भाई? ऐसे लोग तो दीमक हैं समाज में, ऐसे लोग तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं वो तो बहुत बेहतर लोग हैं जी। वो तो जो है ना उनके कारण ये व्यवस्था चल रही है। अच्छा, आप उसको दीमक मान रहे हैं जी। वो तो जो है मशीन में ऑयल का काम कर रहे हैं। अच्छा। उन्हीं के कारण ये मशीन जो है ना व्यवस्थित ढंग से चलती है। अच्छा। और सभी की आवश्यकताएं पूर्ति होती है। जी। तो आप ये व्यवस्था को सही मानते हैं? सवाल हमारे और आपके मानने का नहीं है। सवाल ये है कि जो निर्णय लेने वाले हैं उन्हें ऐसी ही व्यवस्था मंजूर है। जी। आप ये बताइए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और 7 पॉइंट ऑफ डिसीजन दिया। जी। आप किसी भी स्टेट को जो है देख लीजिए, सभी स्टेट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ गया है। जी। आज हर थाने में, हर उसमें हर कोई जो है पॉलिटिकली पोस्टेड है। इवन सिपाही भी जो है ना पॉलिटिकली पोस्टेड है। तो 2006 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 7 पॉइंट ऑफ जजमेंट था उसका तो उल्टा कंप्लायंस हुआ। तो सर, सुप्रीम कोर्ट जैसी जो है उच्च संस्थान की बात भी जो है अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो देश की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? एक आपसे सीनियर अधिकारी होने के नाते, एक देश का गंभीर नागरिक होने के नाते और एक समाज की फिक्र करने वाले व्यक्ति के तौर पे आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारा संविधान उतना खराब नहीं है, राइट? और संविधान में हालांकि ये काफी कुछ हिस्सा जो है 1935 एक्ट से अडॉप्ट किया गया, क्योंकि कांग्रेस की यही शर्त थी, मतलब सॉरी यूके गवर्नमेंट की यही शर्त थी। तो जो अपन को स्वतंत्रता मिली वो अंग्रेजों की शर्तों पे मिली है, अंग्रेजों ने जो चाहा वो हुआ जी। तो और ऐसा जो है डेलिबरेशन माननीय नेहरू जी ने जी संविधान समिति के सामने भी दिया कि भाई हम मजबूर हैं, हमें तो वो मानना है जी। तो या तो मजबूर थे या मजबूर दिखाए जाते थे जी। 1950 तक जो है आपके हर चीज जो है अप्रूवल के लिए ब्रिटेन भेजी गई, यूनाइटेड किंगडम भेजी गई जी। तो इट वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर जी। तो व्यवस्थाएं तो वही थी, जहां पे लाइन खींच दी वहां से पार्टीशन हो गया, जहां से जो चीज करना थी वो हो गया है। और ये उस समय हुआ जब वो डरे हुए थे जी, क्योंकि जो ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस है जी, उसने 2-3 बहुत खतरनाक रिपोर्ट दी जी। उन्होंने 1940 में रिपोर्ट दी कि जो अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा फांसी लगाने का शौक है जी। आप किसी को जो है ना वैसे ही मुकदमा चला के जिसको चाहते हो फांसी पे चढ़ा देते हो। पूरी नेवी में, आर्मी में बहुत ज्यादा जो है ना इस बात को लेके काफी विद्रोह जैसी स्थिति बन रही है जी। और जो लाल किले में आजाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा है उसमें ऐसी भूल मत करना जी। लिहाजा नहीं तो आपको यहाँ से भागने की जगह नहीं मिलेगी जी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो कोर्ट ट्रायल में किसने ट्रायल किया है इसका और किसने जो है ना वकालत की, इसके कारण फायदा किसी को नहीं हुआ। वकालत करने वाले तो अपने लाभ के लिए वकालत करने पहुंचे थे, जिन्होंने बहुत समय से काला कोट नहीं पहना था उन्होंने काला कोट पहन लिया क्योंकि उनकी अपनी जो है पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खटाई में थी जी। तो वो अपने लाभ के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उनकी वकालत करने से जो है आजाद हिंद फौज को कोई फायदा नहीं मिला। जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आपको इंडिया को छोड़ के भागने की जगह नहीं मिलेगी। और वहां के जो आर्मी कमांडर इन चीफ थे मिस्टर क्लॉड समथिंग, एमिक्सन समथिंग, उन्होंने जो है एक एग्जिट प्लान बनाया था। वो इतने डरे हुए थे कि यदि आर्मी नेवी में और यहाँ विद्रोह होता है तो अंग्रेजों को भारत से कैसे सुरक्षित निकाला जाएगा, इसका बाकायदा एक एग्जिट प्लान तैयार किया गया, जहां अंग्रेजों में इतनी दहशत थी
वहां पर कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि इतना जो है ना हर चीज पे समझौता किया, हर बात मानी? अब हम आपसे एक सवाल पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़के अंग्रेजों से देश को आजाद नहीं कराया, मैंने आपकी बात मान ली। अंग्रेजों ने अपनी शर्तों पे ट्रांसफर ऑफ पावर किया, ये भी मैंने बात मान ली। पावर ऑफ ट्रांसफर होने के बाद जिस तरह से संविधान सभा बनी और संविधान लिखा गया और उसको जो है क्रियान्वित किया गया और चीजें चल रही हैं, कांग्रेस नकारा है, विपक्षी दल दूसरे सब नकारा है। मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। अब इस देश की उत्थान, संस्कृति, विकास, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आजादी 47 में मिली, 50 में मिली, 14 में मिली, 19 में मिली या अभी नहीं मिली, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक जो है सुधी पाठक, पत्रकार, नागरिक होने के नाते आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जो सरकार है, क्या वो संविधान के हिसाब से सही चल रही है या संविधान में संशोधन की जरूरत है या अभी क्या करना चाहिए? आप कांग्रेस को मैंने मान लिया कि नकारा है। अब जो लोग सत्ता में हैं वो क्या संविधान की मूल भावना, जनता के सुख दुख, जनता के अधिकारों, कर्तव्यों का जो समायोजन होना चाहिए जिस तरह से, उस तरीके से, या वो खुद जो है अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए जी, यदि हम आपको जो है कोई एक मशीन दे, अज्यूम करिए कि गन्ना को पेरने की मशीन है, उससे भी आप आटा पीसना चाहेंगे तो पिस जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पिसेगा। तो जो तंत्र जिस चीज के लिए बनाया गया था जी, उससे हटके डिलीवरी वो नहीं दे सकता है। तो ब्रिटिश एम्पायर ने जो यहाँ पे तंत्र स्थापित किया था जी, वो भारतीयों के शोषण के लिए था, भारतीयों को जो है ना अपमानित करने के लिए। इसको बदलने की क्या व्यवस्था है और पिछले 7 साल में इस सरकार ने उस दिशा में क्या काम किया? दूसरा काउंटर क्वेश्चन। देखिए, हम सब लोग जो है जब तक आम को आम और करेले को करेला नहीं कहेंगे तब तक बहुत दुविधा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी, आर्टिकल 35A डाला गया संविधान में। जी, संविधान में कोई भी चीज डालने के लिए, कोई भी संशोधन करने के लिए एक व्यवस्था प्रस्तावित है आर्टिकल 368 में। जी, ठीक है, ठीक है। तो कैसे जो है किसी ने संविधान जैसी चीज को जी में जो है आर्टिकल 35A डाला, जो कि ना तो पार्लियामेंट में आया, ना कहीं चर्चा हुई और वो संविधान का हिस्सा भी बन गया। जी, क्या लोगों की घर की खेती थी क्या? नंबर 1। नंबर 2 जो है, जब 1948 में हमने अपनी फौजों को कश्मीर में भेजा जी, और उस समय हमारे फौज भेजने के पहले हमने इस बात को इंसिस्ट किया था कि राजा हरि सिंह जो है वो एक्सेशन सर्टिफिकेट साइन करें, एक्सेशन एग्रीमेंट साइन करें। जी, एंड इट वाज एग्जैक्टली द सेम एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड बाय अदर्स, राइट? जी, जी। फिर व्हाट प्रॉम्प्टेड नेहरू कि वो जो है अब युद्ध विराम की घोषणा जाके आकाशवाणी में करते हैं और कहते हैं कि हम प्लेबिसाइड कराएंगे। सवाल क्या, मैं मान के चल रहा हूँ नेहरू फेल। नहीं, नेहरू सर, आप जो स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं आप उस पर जवाब देने के बजाय आप इधर उधर जो है नहीं, आप नहीं। देखिए ऐसा है, मैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन में जाना चाहता हूँ आप जैसे योग्य व्यक्ति के साथ। नहीं ऐसा मेरी आप भी गोल गोल घुमाएंगे तो फिर जो दूसरों में और आप में फर्क क्या रह जाएगा? मैं ये नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको हालात समझना होंगे। नंबर 1, मैं हालात समझे हुए हूँ, मैं तभी तो काउंटर क्वेश्चन का मैं कह रहा हूँ कि सब बेकार थे पिछले 7 साल के दौरान। भारतीय जनता पार्टी के, मैं सीधा सवाल करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 35A हटा दी, 370 हटा दी, बहुत बढ़िया किया। मैं कह रहा हूँ कि नेहरू ने, संविधान निर्माताओं ने जो बेवकूफियां की, जो गलतियां की, जो जन आकांक्षाओं के विरुद्ध चीजें थी, सब हटा देना चाहिए
ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी एक जो है डीजी रैंक के जो है ऑफिसर रिटायर्ड हुए हो, अब फिर हम इसमें दूसरा सवाल पूछ देंगे तो आप कहोगे कि तुम सवाल से भटक रहे हो। अमिताभ ठाकुर, संजीव भट्ट और आईएएस सूर्य प्रताप को जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें जो है प्रताड़ित कर रही हैं, तो क्या वो सही है? अब आ जाइए आप संविधान और क्रियान्वयन पे ही क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आप मुझसे बात पार्टी को जोड़ के मत करिए सर। मैं पार्टी को पार्टी एक सच्चाई है, पार्टी को तो जोड़ना पड़ेगा। कल को हम भी पार्टी बनाएंगे, आप भी पार्टी बनाएंगे, कुछ व्यवस्था बदलने के लिए हमें आना पड़ेगा। तो सवाल उठता है, पार्टी कांग्रेस भी है, पार्टी बीजेपी भी है, पार्टी सपा भी है, पार्टी बसपा भी है, वो व्यवस्था ही तक तो मैं सर पहुंचना चाहता हूं आपसे डिस्कशन करके। मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूं। मैं जिस चीज पे आना चाह रहा था वो मैंने इंसिडेंटल चीज मेंशन की। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं, मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूं। एक मिनट देखिए, मेरा ये कहना है कि जो तंत्र आपने लिया है, जो मशीन आपने उठाई है, जो नियम और कानून आपने उठाए हैं, वो जिस चीज के लिए बनाए गए थे, उनकी इथोज, उनकी मेंटेलिटी, उनकी कार्य करने की सोच वही रहेगी, राइट। और ये हर राजनीतिक पार्टी को बहुत पसंद आती है। यही कारण है कि एक अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि डायरेक्टर सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर को अब 2 साल का टेन्योर तो छोड़िए, इसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और हर साल 1 साल बढ़ाया जाएगा जी। इसका मतलब है कि आप जो आपको पसंद आए उसको बढ़ाते रहिए, जब तक कोई दूसरा बड़ा क्लेमेंट आपके कहता है कि भाई साहब आप इनका क्यों बढ़ा रहे हो, आप मुझे ले लीजिए, मैं इनसे अच्छा और आपकी सेवा करूंगा। तो सब काम जो है ना सेवा करने के लिए यदि है तो राष्ट्रीय धर्म कहाँ जाए, राष्ट्र की प्राथमिकता कहाँ जाएंगी? तो पार्टी को छोड़ दीजिए, हर पार्टी अपनी ही सोच में लगी हुई है। देखिए, मैं आपको ये बताता हूं, चलिए मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें करता हूं। अभी पार्लियामेंट ने सॉरी, आपने मेरे सवाल को फिर जो जवाब नहीं दिया। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, 3 बड़े अधिकारियों के नाम लिए थे। आप पहले तो दिमाग से एक बात सर निकाल दें कि मैं किसी पार्टी या किसी एक खास विचारधारा का व्यक्ति हूं। आप सिर्फ अगर दिमाग में ये रखेंगे कि हम एक जर्नलिस्ट हैं और एक भारतीय नागरिक हैं, अपने अधिकारी को जानते हैं और पढ़े लिखे हैं, तब तो हमारा इंटरव्यू जो है, जिस मकसद के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, आप जिस मकसद से जो है जागरूकता पैदा कर रहे हैं, वो मकसद पूरा होगा। और अगर हम लोग एक दूसरे पे ही जो है डाउट करेंगे कि आप जो है प्रो जो है मतलब आप कांग्रेस हो या प्रो जो है बीजेपी हो, हमें इनसे ये कोई प्रो नहीं है, ये सब देश का नुकसान कर रहे हैं। मैं इस बात पे जो है आपसे इंटरव्यू करना चाह रहा हूं। 200% बात मान रहा हूं जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतनी बड़ी बात कहने को स्टेजेस में उदाहरण के साथ कहना पड़ेगा। जी कहिए। अदरवाइज यदि आप कोई जजमेंटल स्टेटमेंट देंगे तो इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको उन सब चीजों पे कुठाराघात करना पड़ेगा जो इन चीजों के लिए जिम्मेवार है। मैं ये कह रहा हूं कि सभी पार्टी एक ही थैले की चट्टी बट्टी है। आप ये बताइए, यदि ऐसा नहीं है तो सभी को क्रिमिनल्स क्यों पसंद आ रहे हैं? तो सर इसकी व्यवस्था को कौन बदलेगा, कैसे बदली जाएगी, उस पर प्रकाश डाल दीजिए। चलिए देखिए, पहला तो तरीका ये है कि हमें सोच बदलना पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमें चुनाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, आज की हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, 1 2 3, राइट। बहुत बड़ी चीजों को तो छोड़ दीजिए, इमीडिएट प्राथमिकताओं को हमें देखना चाहिए जी। तो यदि मुझे कहा जाए कि 3 प्राथमिकता बताइए, तो मैं पहली प्राथमिकता कहूंगा एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत सही पॉइंट आपने, एकदम राइट एंगल में आप जा रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया, सही है, ठीक है ना। दूसरा हम कहेंगे कि इंडिया इज नॉट सूटेड फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहां पर परचेजेबल कमोडिटी बनी हुई है, वहां पर इस देश में यदि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आप चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाएं जी, यदि वो अपने सर्वाइवल के लिए ही काम करता रहेगा जी, यदि वो अपनी पार्टियां बनाने के लिए ही काम करता रहेगा, अपने गवर्नमेंट को बनाने का काम करता रहेगा जी, तो राष्ट्रीय हित के काम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाएंगे। बिल्कुल सही है।
और इस पार्टनरशिप में जो है ब्यूरोक्रेसी जिससे आप बहुत अपेक्षाएं कर रहे हैं वो भी पार्टनर बन गए हैं। तो नाउ इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल मास्टर्स। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप किसके सहारे हैं? जी, आपका सब जो है ना सोच ही गलत है जी। तो इसके लिए मैंने बाकायदा पूरा मॉडल सोचा हुआ है जी। अच्छा, मेरा ये हो गए सर। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि जो भी आप चुने, नंबर 1 यदि राष्ट्रीय स्तर पर उसे चुना जाएगा जी, और उसके लिए भी हमारा सिस्टम होना चाहिए कि हम जो नीचे से चले और जो हायर लेवल के लेवल पे जो है ना इट शुड बी ए इनडायरेक्ट इलेक्शन, राइट जी। लेकिन आप इनडायरेक्ट इलेक्शन में तभी जीत पाएंगे जब नीचे से जीत के आएंगे। एकदम सही है, एकदम सही। तो यदि आप मान लो पहले आप पंचायत में या उसमें जाते हैं और फिर उससे जो है आप जिले लेवल पे आते हैं, फिर जिले से जो है मुख्यमंत्री लेवल पे आते हैं और मुख्यमंत्री से जो है आप प्रधानमंत्री कहें या प्रेसिडेंट करें जी, बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो इलेक्शन है इट इज नॉट ए डायनामिक प्रोसेस, इट इज स्टैटिक। आपने जिसको चुन लिया वो 5 साल जस्ट लाइक ए प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे जी, ठीक है। उसको आप जो है आप जो वो रणनीतियों को जो वो बात कहेगा, जो कानून कहेगा, उसमें जो आपको भूमिका निभाना है वो आप निभा पाएंगे, लेकिन आप सरकार को नहीं गिरा पाएंगे। ठीक है। यदि मान लो आपको कोई स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आ रही है तो वो स्ट्रेटेजी को आप ब्लॉक कर पाएंगे जी। तो आज जो आप डेमोक्रेसी कहते हैं मिस्टर साहिल, मेरा कहना है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी। किसको डेमोक्रेसी कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि साहब पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं होता है। पार्लियामेंट के डिस्कशन को हम अपने डेलिबरेशंस में, अपने डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री डिबेट होती है उससे हमें कानून मेकर की क्या मंशा है, क्या किस बैकग्राउंड में कानून बनाया गया है, तो उसमें कोई गैप यदि फिल करना है इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से यदि हमें कुछ गैप फिल करना है तो पार्लियामेंट की डिबेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पार्लियामेंट में कोई डिबेट ही नहीं होती है। 19 घंटे में 21 जो है ना एक्ट पास होते हैं जी। और एक्ट किसके द्वारा बनाए होते हैं? वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा बनाए होते हैं। सो ये बेसिकली एक विशेष सर्कल है। इसको जब तक हम टोटलिटी में नहीं समझेंगे तब तक इसके निदान पर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे जी। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? अभी थोड़ा सा ऐसे मुझे और कहना जी, कहिए। तो मेरा इसमें कहना है कि हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हम उसको नाम जो चाहे वो दे दें जी। वंस इट इज इलेक्टेड जी, he should be there for the full tenure, राइट जी। उसको अपने सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ना होगा, नंबर 1 जी। तो उसका जो है ना उसे ये डर नहीं रहेगा कि कल ये पलट जाएगा, वो पलट जाएगा, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो दूसरी पार्टी, जो दूसरे स्टेट्स हैं वहां पर भी स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि सेम रूल विल बी एप्लीकेबल फॉर द चीफ मिनिस्टर, चाहे हम उसको जिस नाम से भी करें, ठीक है ना जी। इससे क्या रहेगा कि स्टेबिलिटी रहेगी, नंबर 1, और नंबर 2 डेमोक्रेसी रहेगी जी। आज आप पॉलिटिकल व्हिप जारी करते हैं तो आप पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका जी। हम पार्लियामेंट में पब्लिक को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, और छोड़िए पार्लियामेंट को, हम पार्लियामेंट के बाहर भी पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी विचारधारा किसी भी पब्लिक डिबेट में कह देता है तो उसको इनडिसिप्लिन मान के उसको जो ना पार्टी से भी बाहर कर देते हैं जी। तो वेयर द डेमोक्रेसी, वेयर आर यू रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक जी। तो यदि हम इस सिस्टम को बदलेंगे तो हम वो खोई हुई डेमोक्रेसी को भी पैदा कर पाएंगे जी। जहां पब्लिक डिबेट होगी, जहां पर जो है ना लोगों की बात कही जाएगी, जहां पर नियम कानून बनाने की जल्दबाजी नहीं होगी जी, नंबर 1। नंबर 2, व्यवस्था जो है, हम जो है डबल स्टैंडर्ड की व्यवस्था ना करें जी। हमने जो है क्राइम फ्री भारत जो है पद पे रहते हुए कंसीव जी, और इसके लिए हमने एक प्रपोजल MHA को भेजा था, जो कि के माध्यम से R&D आया,
जी। और बीपीआरएनडी में अभी हमारे 2 नेशनल प्रोजेक्ट हैं, नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित हैं, जिसमें एक है ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्राइम फ्री भारत, जिसमें 5 सर्टेनिटी हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए हमने ड्राफ्ट लेजिस्लेशन भी भेजा है, जिसका हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1। जी। और ये जो है, जो हमने आपको बात कही है, ये 65C में वर्बैटम इसको एज इट इज उठा लिया गया है जी। उसमें एंट्री में यही लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मेक द फॉर्मेशंस एंड एजेंसीज एंड फॉर्मेट्स फॉर क्रिएटिंग असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो हमारा जो है क्राइम और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक लाइन पे, ऑब्जेक्टिव लाइन पे होना चाहिए जी। ये बड़ी विडंबना का विषय है कि आज जो है बहुत, मेरे ख्याल से ये तो बड़ा सब्जेक्टिव विषय होगा कि कितने % केसेस में FIR लिखी जा रही, कितने में नहीं लिखी जा रही, लेकिन मेरा मानना है कि 20% से ज्यादा केसेस में FIR नहीं लिखी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे धन के प्रभाव में हो या पॉलिटिक्स के प्रभाव में हो, लोगों की झूठी फैब्रिकेटेड FIR भी लिखी जा रही, तो समस्या डबल हो गई है जी। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आप ये बताइए, इस कानून जो आपने बनाया है वो संज्ञेय और असंज्ञेय का बनाया है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपकी FIR हो जाएगी 154 में जी। और यदि असंज्ञेय है तो 155 में रिपोर्ट लिख के आपको कोर्ट जाने के लिए कहा जाएगा जी। फिर आप मुझे ये बताएंगे कि ये कंप्लेंट विभाग किस चीज के लिए? जी। कंप्लेंट विभाग तो होना नहीं चाहिए जी। यदि मान लो उसके कंटेंट से, कंप्लेंट के कंटेंट से यदि संज्ञेय अपराध बन रहा है तो हमें इंक्वायरी एंड रिपोर्ट के बाद के बजाय ये लिखना चाहिए कि मैंने इसको पढ़ा, इससे संज्ञेय अपराध फलाने फलान धाराओं का बन रहा है, आप ये बताएं कि आपने ये अपराध का पंजीयन क्यों नहीं किया है। और यदि जानबूझ के, चाहे पैसे के लिए या किसी भी कारण से यदि FIR नहीं लिखी गई है तो इसके लिए शिकायत विभाग की क्या जरूरत है? विजिलेंस विभाग होना चाहिए इसके लिए। तो उसे कंडक्ट द इंक्वायरी एंड डी करे, सस्पेंशन करे। तो अपराधों के आंकड़ों को छिपाने में हम वरिष्ठ अधिकारियों का, हमारी सरकार का, सभी का वो है, एंड हर कोई अपने आंकड़ों को कम रखना चाहता है। और अब ये सवाल उठता है कि यदि आप आंकड़ों को कम रखना चाहते हैं, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? जी। तो अभी इसमें आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगी कि जो अभी हमने जो है शेड्यूल 7 की बात कही, जिसमें केंद्रीय लिस्ट भी होती है, स्टेट लिस्ट भी होती है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है, उसी की लिस्ट 2 में एंट्री 2 है जिसका नाम है पुलिसिंग, राइट? और ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है जी। तो ये राज्य सरकार का अधिकार भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यदि आपका 80% केसेस में यदि FIR नहीं लिखी जा रही है, लोगों को भगा दिया जा रहा है, उनके विरुद्ध झूठी FIR लिख ली जा रही है आसानी के साथ, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं है क्या? जी बिल्कुल सही है। तो इसके लिए संविधान में प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ना चले तो उसे फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माना जाए और आर्टिकल 356 के तहत उसे ध्वस्त कर दिया जाए जी। तो इस अकाउंटेबिलिटी को कौन लेके आएगा? हमने अपनी व्यवस्था में सभी लोगों को हर गलत काम में हिस्सेदार बना दिया है, तो पब्लिक की तरफ तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो ये सभी लोगों को आगे चल के मजबूर करे कि वो अपनी वैधानिक और संवैधानिक जिम्मेवारियों को पूरी करे। जो क्राइम फ्री भारत की 5 स्ट्रेटेजी हैं वो उस संविधान की व्यवस्था के लिए धुरी का काम करेगा। मेरा ये स्टेटमेंट है कि मैं चुनौती देता हूं कि जब क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी अपने सही रूप से मैनिफेस्ट हो जाएंगे तो किसी सरकार की ये औकात नहीं होगी कि वो लोगों की FIR ना लिखे, किसी थानेदार की ये औकात नहीं होगी, किसी पुलिस विभाग की ये औकात नहीं होगी, क्योंकि दे विल बी होल्ड अकाउंटेबल थ्रू ए वेरी वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस
जिसमें कि हर चीज के मल्टी साक्ष्य होंगे जिनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा। तो इसमें पहला जो रहेगा दैट इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानून इतना सुंदर बनाया है कि उसने सबसे पहले तो पब्लिक को अधिकार दिया है कि भैया तुम्हें मालूम पड़े तो तुम एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जा सकते हो। जी। तो हमें पहले तो अपने विक्टिम को जी पुलिस के भेजने की बजाय पुलिस वो भी चला जाए, लेकिन सम थर्ड पार्टी जो कि हम CFD कह रहे हैं, दैट विल कैप्चर एवरीथिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग इट इनफेलिबल, जिससे उसे कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। इट विल बी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, और उसको जो है वो थर्ड पार्टी विल गो टू द थर्ड विथ फुल डिजिटल सिग्नेचर के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ वो प्रक्रिया। यदि आप चाहेंगे तो हमारे बहुत सारे वीडियोज में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और तो वो जो है थानेदार से कह रहा है कि भाई मेरी जो है विशेष लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 39 CRPC है कि ये संज्ञेय अपराध हुआ है, मैं आपके संज्ञान में लाऊं। और इसी कानून ने आपके ऊपर भी जिम्मेवारी डाली हुई है अंडर 154(1). तो कृपया आप अपनी जो है संवैधानिक और वैधानिक जो है ना जिम्मेवारी का निर्वहन करें। राइट। अब अज्यूम करिए थानेदार तो मोटी खाल का उसने नहीं मानी आपकी बात, तो फिर उसी सेक्शन के पैरा 3 में दिया हुआ है कि यदि आपका थानेदार नहीं सुनता है तो आप SP के पास जा सकते हैं, SP के पास नक्शे भेज सकते हैं। और SP में को बहुत ही ओरिजिनल पावर इसमें दिए गए हैं। इसमें SP को पावर ये दिया गया है कि या तो वो खुद संज्ञान ले सकता है, खुद जांच कर सकता है, या वो ये जांच अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को दे सकता है। मतलब उसे उसी थाने को भेजने की जरूरत नहीं है, उसी डिप्टी SP को भेजने की जरूरत नहीं है, उसी एडिशनल SP को भेजने की जरूरत नहीं है जो उस लाइन ऑफ हायरार्की में था जिसने इसे पंजीबद्ध नहीं किया है। वो किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी जो है ना व्यक्ति को दे सकता है। उसकी केवल एक ही कंडीशन है कि वो उसका सबऑर्डिनेट होना चाहिए। तो जैसे ही उस सबऑर्डिनेट को वो जांच देता है, कानून में एक बड़ा अच्छा और सुंदर प्रावधान किया गया है कि इस प्रकरण में उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को थाना प्रभारी के सभी अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाए। तो उसे FIR लिखने से लेके विवेचना लिखने से चालान काटने के लिए भी जो थानेदार है, अभी डिप्टी SP है, जो कि हो सकता है पॉलिटिकली पोस्टेड हो, यदि SP चाहे तो उस पॉलिटिकली पोस्टेड व्यवस्था को साइडलाइन करने की कानून में ऑलरेडी प्रभावी व्यवस्था है। अब देखा जाए तो क्योंकि पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है और ये मान लें कि SP भी अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, ठीक है ना, वट एवर बी द रीजन, देन कानून में व्यवस्था है कि 156(3) में आप कोर्ट में जा सकते हैं। राइट। और कोर्ट जो है आदेश दे सकता है कि इसमें FIR दर्ज करो। और यदि 156(3) CRPC के तहत यदि कोर्ट आदेश देता है तो सामान्य केस में कोर्ट जो है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं कर सकता है, ये कानून है। लेकिन 156(3) के तहत जो FIR दर्ज कराई होगी उसमें कोर्ट को, चूंकि पुलिस ने तो अपने मन से दर्ज नहीं की है, इस कारण से कानून ने कोर्ट को उसमें जो है सुपरवाइज करने के लिए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन भी पावर दिया हुआ। तो इट इज ए मच मोर पावरफुल सेक्शन, सो वी कैन इन्वोक कोर्ट। फिर एक सेक्शन 482 है जिसमें हाई कोर्ट से भी रिलीफ देने की अपेक्षा की गई है। और आपने सुना होगा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में अभी सुप्रीम कोर्ट ने 500 सिक्वल जजमेंट दिए, जिसका सम टोटल ये है कि यदि संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उसे अपराध पंजीबद्ध करना ही होगा। राइट। यदि कोई संदेह की बात बनती है तो वो जांच कर सकता है, वो भी गिवन अवधि में, लेकिन वो जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। वो जांच किस बात की करेगा कि संज्ञेय अपराध है या नहीं। इट विल नॉट गो इनटू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट ऑफेंस। तो एक बार यदि उसको इस निष्कर्ष पे पहुंचता कि संज्ञेय अपराध हुआ है तो पहले उसे FIR दर्ज करना है, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा। तो यदि मान लो इतने सारे केसेस में FIR दर्ज नहीं हो रही है और सिस्टम उसको एस्केलेट करते हुए ऊपर तक पहुंचाएगा, तो निश्चित तौर पर जो है बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी। आज जो है साहिल की बात इसलिए नहीं सुनी जाती है
क्योंकि साहिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब एक CFB जो है ना जाएगी, तो CFB जो है जितने लोगों का भी वो FIR आएगी, उस सबके जो है ना उनके पास पूरे वो डिटेल्स होंगे। तो वो एक व्यवस्था जाएगी जिसमें कोई किसी व्यक्ति जो है ना विक्टिम को भटकना नहीं पड़ेगा, और वो व्यवस्था ही पूरे सुप्रीम कोर्ट तक उसकी मदद करेगी। अब फिर इसके बाद दूसरे चरण पे आ जाइए, प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतनी बड़ी हायरार्की बनी हुई है थानेदार के ऊपर, SP के ऊपर DIG, IG, एडिशनल DG, DG, फिर जो है ना होम डिपार्टमेंट, सरकार, राइट जी। क्या इन सब की प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है? लीगल जिम्मेवारी की अपने अलग बात करें जी। तो यदि मान लो जो है एक थानेदार ऑफिस रजिस्टर नहीं करता है, और हम ये इमेजिन करें कि CFB पॉपुलर हो गया है और लोग बाग थाने में रिपोर्ट करने के साथ साथ CFB में भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और CFB भी पैरेलल में जो है इस व्यवस्था को ले रही है, और उसके खाते में लोग जुड़ते जा रहे हैं जी। तो शुरू में मोटी खाल के लोग जो है ना सरकार सुनेगी, ना सीनियर ऑफिसर सुनेंगे, ना कोई सुनेगा, राइट जी। लेकिन जब ये अक्यूमुलेटेड होता जाएगा और फिर कहा जाएगा कि साहब इतने जो है ना हमने केसेस आपको भेजे थे जी। अब आप ये बताइए कि आपने प्रशासन की जिम्मेवारी का निर्णय किया? DIG साहब अपनी आप बताइए आपने क्या किया इसमें? और उसमें फिर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इंक्वायरी एंड रिपोर्ट लिखने का पावर किसने दिया? जब दो ही चीजें हैं, संज्ञेय है तो FIR दर्ज करो, असंज्ञेय है तो कोर्ट जाने के लिए कहो, तो इंक्वायरी एंड रिपोर्ट और वो भी उसी थानेदार को लिखने का तो आपको हक ही नहीं है, राइट? तो सब लोगों को अपना पतरूल संभालने की पड़ेगी। तो वो जो है ना दे विल फील देमसेल्फ फॉर रिस्पॉन्सिबल। नाउ दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्राइम फ्री भारत जो है इस डाटा को एक्युमुलेट करके जब विधानसभाएं चलेंगी तो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम क्वेश्चन बना के उन विधायकों को देंगे अलॉन्ग विद द डिटेल। तो विपक्ष के विधायकों को तो मुंह मांगी मुराद मिल जाएगी सरकार को घेरने के लिए। अब अज्यूम करिए कि आप एक विधानसभा सत्र निकाल लेते हैं, तब तक आपके थानेदार तब तक आपकी व्यवस्था और ढेर सारे केसेस पर जुड़ जाएंगे। कब तक आपकी मोटी खाल जो है वो जो है उससे रुड़ने देगी? कभी तो आपको लगेगा कि थानेदार ASP ये व्यवस्था मेरे लिए भारी पड़ रही है, मेरी सरकार के लिए भारी पड़ रही है, तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई करने लगेंगे, राइट? अच्छा, हो सकता है कि इस दौरान बीच में उस अधिकारी ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि ही माइट बी इन द बैड बुक ऑफ द लॉ, राइट? तो यदि वो और किसी कारण से ना करे तो अपने लाभ से उसको निपटाने के लिए कर देगा, ठीक है ना? किसने किस दृष्टिकोण से किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार भय व्याप्त हो गया तो व्यवस्था ठीक चलने लगेगी। अभी भय नहीं, अभी है सैया बैठ कुतवाल, तो डर किस बात का? नेताजी कह रहे हैं नेताजी हमारे हैं तो हमें डर किस बात का? सीनियर ऑफिसर को हमने कॉन्फिडेंस में ले लिया तो डर किस बात का? यदि तो दैट इज द अब नाउ कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि 80% केसेस में यदि FIR नहीं लिखी जा रही है, लोग को भगाया जा रहा है और उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट आसानी से लिख ली जा रही है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो है सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को पूरा कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो क्या ये सब आंकड़े लगा के पूरे स्टेट का कंपाइल करके, ठीक है ना, पूरे स्टेट का कंपाइल करके यहाँ पे और पूरे देश का कंपाइल करके प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, तो हम जो है ना इसको गवर्नर के पास भेजें कि भाई साहब व्यवस्था ने आपको हर महीने एक रिपोर्ट भेजने के लिए जिम्मेवारी दी है कि क्या सरकार संवैधानिक व्यवस्था के तहत चल रही है, ये आपका यही काम है। तो हम आपको ये रिकॉर्ड दे रहे हैं, आप भेजिए कि ये सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है, इसे आर्टिकल 356 के तहत जो है ना डिसमिस किया जाए, राइट? करेक्ट। अब ये गवर्नर आपकी बात सुनने के लिए क्या खाली बैठे हैं? बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो फिर आप PIL में कोर्ट को जा सकते हैं कि देखिए साहब हमने आंकड़ों के साथ साक्ष्यों के साथ ये बात कही थी, तो ना तो जो है ना बात जो है ना कानूनी तरफ से मानी गई, ना प्रशासकीय तरीके से, ना लेजिस्लेटिव तरीके से। अब तो समाधान फैल हो रहा है, आप जो है निर्देश मन्नामस जारी करिए गवर्नर को के रिपोर्ट। अच्छा, अब हम मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे मन्नामस के बावजूद भी कोई व्यवस्था हिल नहीं रही है, क्योंकि सब कोई जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव में है, एक दूसरे को जो है पैटिंग करने में लगे हुए हैं। तो व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन
झेलने की भी तो एक लिमिट होती है, ठीक है ना। तो आप ये मानेंगे कि धैर्य के साथ कंसिस्टेंटली बाय मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड प्रोटेक्टिंग एवरीथिंग विद द डेट टाइम लोकेशन हैश वैल्यू एंड मेकिंग इट इनफैल्यूबल, दैट इज द ओनली वे टू प्रोवाइड ए वेरी स्ट्रॉन्ग मशीनरी टू मेक एवरीबडी अकाउंटेबल। आज कोई अकाउंटेबल नहीं है, आप भाग रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। अब जिनमें आप लुटपुट जाते हैं वो तो आपके एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, लेकिन इवन जो अटेम्प्ट कर रहा है, जिस किसी ने आपको एक एसएमएस मूर्ख बनाने के हिसाब से भेजा है, दैट इज ऑल्सो ए क्राइम। किसी ने आपको एक मेल भेजी है मूर्ख बनाने के लिए, दैट इज ऑल्सो ए क्राइम। तो जहां अटेम्प्ट इज ए क्राइम, वहां पे तो आदमी लुटने पुटने के बाद भी उसकी एफआईआर नहीं की जा रही। आप समझ रहे हैं ना जी। तो ये ढीली व्यवस्था, देखो ये आपके दो तरीके हैं इसके बदलने के। एक तरीका तो ये है कि आपके पास शक्ति आ जाए और आप जो है ना वो नियमों को और कानूनों को बदलें, ठीक है ना। और दूसरा तरीका है कि बैक इंजन तैयार करें विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटिंग एवरीबडी, और एक सशक्त व्यवस्था दें। जैसे मान लो अभी तो हमने आपको सिर्फ एक सिद्धांत की बात कही कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर लिखी जाए, और ये हमने स्ट्रेटेजी बताई कि हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें। फिर इसकी दूसरी व्यवस्था है कि कानून तो आपने ढीला पोला बनाया है। कानून तो ये कहता है कि पुलिस जिस चीज स्टेटमेंट को लिखती है वो कोर्ट में केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है, मतलब वो अपराधी के भले के लिए तो यूज हो सकता है, प्रोसिक्यूशन के भले के लिए यूज नहीं हो सकता। तो क्राइम फ्री भारत का वॉलंटियर जो भी रिकॉर्ड करेगा उसको डिजिटली भी रिकॉर्ड करेगा, उसके बीच में सारे विटनेस भी क्रिएट कर देगा, और वो कोर्ट में एडमिसिबल भी रहेगा। हमारा बैकएंड इंजन विथ माई पुलिस एक्सपीरियंस विल बी क्रिएटिंग और विल बी आइडेंटिफाइंग कि कहां पे जो है एविडेंस बैठा हो सकता है, और वो इन्वेस्टिगेशन लीड बना के उसको देगा। और पब्लिक को जोड़ के एविडेंस गैदरिंग जो है ना, इट हैज टू गो फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पब्लिक डोमेन। और पब्लिक डोमेन में भी यदि आपने आरटीआई जैसा पब्लिक को दे दिया तो वो ब्लैकमेलर बन जाए। तो आपने जो कैप्चर किया वो उसी समय क्लाउड स्पेस में चला जाना चाहिए अंडर नेशनल अथॉरिटी, और वो नेशनल अथॉरिटी यदि उसमें भी गारंटी ऑफ प्राइवेसी हमने दी है। तो यदि जो है उसका चेयरमैन यदि गड़बड़ी करता है तो उसमें 7 साल की मिनिमम सजा रखी गई। मतलब उस चेयरमैन के खिलाफ सिस्टम खुद रिपोर्ट कर देगा, और उस चेयरमैन के खिलाफ जो है ना 7 साल की जो है ना 7 साल की मिनिमम पनिशमेंट। और यदि उसने 1 से ज्यादा वायलेशन किया है तो ये सजाएं कॉन्करेंटली रन नहीं हो सकती हैं, ये प्रतिबंधित होगा, कानून में लिखा हुआ है। दे विल रन सिक्वेंशली। तो यदि आपने 4 बार वायलेशन कर दिया है तो आप मिनिमम 28 साल के लिए जेल में पैक हो। तो एक सशक्त व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है। अभी हम क्या करते हैं, हम जो है प्राइवेसी के नाम पर एक ढीली पीली व्यवस्था पैदा करते हैं। हम ये कह रहे हैं हम स्ट्रांग व्यवस्था पैदा करें। भगवान ने अपने लिए एक डिजिटल चित्रगुप्त रखा है कि नहीं रखा है, जिसको हर चीज मालूम होती है। जब आपकी मौत होती है तो वो आपके साथ खाता खोलते हैं कि बताइए भाई साहब आपने ये किया, आपने ये किया, देखिए अपना जो है ना वीडियो फुटेज देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो भगवान ने जब ये व्यवस्था की है, और जब आप वो क्या चित्रगुप्त आपका वीडियो क्या आपके पड़ोसी को दिखाता है? नहीं दिखाता है। तो चित्रगुप्त इज कीपिंग फुल प्रोटेक्शन ऑफ योर प्राइवेसी। तो हमारा जो ये नेशनल अथॉरिटी है, इट इज ऑल्सो ए डिजिटल चित्रगुप्त which cannot violate it, otherwise it will go in jail and back-end engine itself will report। तो उसको रिपोर्ट करने के लिए किसी कंप्लेनेंट की भी जरूरत नहीं। जब तक हम ऐसे पावरफुल सिस्टम नहीं बनाएंगे, अभी जो है इवन जुडिशरी उनकी नापाक जो है ना इनकम कहीं प्रकाश में ना आ जाए, इसलिए वो बहुत सारी चीजों को अपोज करती है इन द नेम ऑफ कि मैं जो है ना बड़े प्राइवेसी नहीं है। वो आधार नंबर से जुड़ गया तो मालूम पड़ा कि जज साहब को जितनी तनख्वाहें मिलती है उससे 10 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जज साहब के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जज साहब को आपकी प्राइवेसी की चिंता नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका क्या होगा। तो हमने एक बहुत ही ढीली पीली बेकार सी व्यवस्था पैदा की है। हमें इतना धैर्य और साहस जुटाना होगा कि हमें एक सशक्त व्यवस्था पैदा करना। अच्छा जी, और कुछ बोलेंगे आप इस पे? मैंने आपके प्रश्न के साथ कुछ जस्टिफाई किया है कि नहीं किया है बताइए, नहीं तो मैं
आई कैन स्पीक ऑन आवर्स टू इलाबोरेट, क्योंकि हमने तो वो पाथवेज बनाए हैं, वो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। इट इज वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। हमारे साथ 53 यूनिवर्सिटीज लगी हुई हैं। आपने 3 पॉइंट कहे थे, 2 बताए, तीसरा पॉइंट क्या है जो आपने कहा था कि जैसे आंसर करते वक्त कि जो 3 मेन बातें आप पहले सही करना चाहोगे, 2 आपने बताई, तीसरी क्या है? ओके, ठीक है। तो पहली बात जो मैंने कही थी कि एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन हो, राइट, और उसकी वानगी जो है वो तेलंगाना में शुरू हो गई जी। तेलंगाना में एक ऐप डेवलप हुआ है जिसके थ्रू आप वोटिंग कर पाएंगे जी। तो जब तेलंगाना राज्य में कर लिया है तो वो हमें राष्ट्रीय स्तर पर सोचना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें पब्लिक व्यक्ति है वो 1-to-1 कैनवासिंग का उसे क्यों हक होना चाहिए? तो कमिटिंग एक्सपेंडिचर ऑन कैनवासिंग शुड बी मेड ए क्राइम। तो जो भी आपको कहना है वो थ्रू डिजिटल प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी ग्रिल्ड फॉर जो आपने कहा है उसको अक्यूमुलेट करके आपको दिखाया जाएगा, और आपसे फिर ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे कि आप इसे कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे। तो आज जो फ्रीवीज, दारू बांट के, साड़ी बांट के जो किसी तरीके से वोट कबाड़ लिए जाते हैं और पर्सनल लेवल पे जातिगत बातें करके, धर्मगत बातें करके हम जो वोट कबाड़ लेते हैं वो करना मुश्किल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इससे सही चरित्र के लोग सामने आएंगे। जो टुच्ची और पार्टीशन वाली और जो रिलीजियस और कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले हैं उनके लिए ये करना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अभी अपन ने इलेक्शन फ्री की बात की, फिर अपन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कही, प्रेसिडेंशियल या मूविंग अवे फ्रॉम द पार्लियामेंट्री प्रेजेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। थर्ड बात अपन को ये करना पड़ेगी कि हमारा जो तंत्र है जो कि एक्सप्लॉइटेशन के लिए बनाया गया, जो अधिकारी बनाए गए हैं वो जजमेंट करने के लिए बनाए गए हैं, जो अधिकारी बनाए गए हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो हमें राइट एवरीबॉडी को, हर किसी को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। लिहाजा अभी तक हम जो 70 साल में नहीं कर पाए हैं, हमें हर कानून को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। इज इट फैसिलिटेटिंग पब्लिक? इज इट फैसिलिटेटिंग ग्रोथ? इट इज फैसिलिटेटिंग। और यदि कोई जानबूझ के गलती करता है, रेंट सीकिंग बिहेवियर के लिए गलती करता है, अपने पॉलिटिकल आका के को फायदा पहुंचाने के लिए गलती करता है, तो दिस शुड बी मेड ए क्राइम एंड द पर्सन शुड बी जो है ना प्रोसिक्यूटेड। एंड इसके लिए एक इफेक्टिव जो है सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं तो आप किसी चीज को कानून बना लीजिए, कोई उसको इन्वेस्टिगेट करके उनकी जिम्मेवारी भी निर्धारित नहीं करेगा। आपके ढेर सारे कानून हैं, उसमें प्रावधान किया गया है कि पुलिस यदि अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाती है तो उसमें सजा तक का प्रावधान है। आप मुझे बताइए, एक भी पुलिस वाले को सजा दी गई क्या? सो प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज मेंट फॉर द एक्सप्लॉइटेशन, और अपने एक्सप्लॉइटेशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए बनाया गया है। यदि वो जनरल डायर जैसा गलती से भी गोली चलाने का जो है ना हुक्म भी दे देता है, आप मुझे बताइए जितने भी लाठीचार्ज, जितने भी जो है ना गोली चालन के वो हुए हैं, एक किसी को प्रोसिक्यूट किया गया क्या? तो ये इंक्वायरी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, ये सब ढकोसला है क्या? ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में किनको बैठाया जा रहा है? लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए। उनको पहले से ही मालूम है कि हमें क्या लिखना है। मैंने तीसरा पार्ट कवर कर लिया या नहीं किया? जी हो गया। अब मैं एक सवाल पूछूं, हमारे देश के लिए सूचना का अधिकार 2005 में जो आया था, उस कानून को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस नजरिए से देखते हैं कि हम जिसको भी देवता मानते हैं, हमने अपने वैल्यू सिस्टम को बहुत खराब कर दिया है। हम में से हर कोई राक्षस है, हम में से कोई भी देवता नहीं है। ना किसान देवता है, ना आदमी देवता है। आज जितने लोग आरटीआई में जिनकी मौतें हुई हैं, वो मौतें इसलिए हुई हैं कि उनके हाथ में कुछ ऐसी सूचना लग गई जिसको उन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए यूज किया, और जब उनका मुंह बड़ा हो गया तो लोगों को लगा कि इसको लिक्विडेट करना ज्यादा आसान है। तो इसलिए जो हमने जो व्यवस्था की है कि एविडेंस कैप्चरिंग पब्लिक करेगी, लेकिन वो
उसी समय डेट टाइम लोकेशन से स्टैम्प होके सर मेरा सवाल एक मिनट मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं उदाहरण के साथ दूंगा ना, मैं ना हाँ ना कहने से काम नहीं चलेगा ना। यू हैव टू इलैबोरेट। इतनी बड़ी चीज है। मेरा ये कहना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में जो चीज आप मांगते हैं, इट शुड इमीडिएटली लॉग्ड विद द डेट टाइम एंड शुड गो इनटू द थर्ड अंपायर, so that information, if it is should be जो है ना, they should be it is disclosing some crime, then a formal FIR should be launched for it। और जो क्राइम फ्री भारत की स्ट्रेटेजी है उसके तहत किसी की भी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि यदि कोई क्राइम हुआ है तो उसमें FIR दर्ज ना हो। यहाँ तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि देश का प्राइम मिनिस्टर मर जाता है तो उसको जो है ना उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होता है। मैं कह रहा हूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इस सरकार ने कमजोर कर दिया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस सरकार या उस सरकार की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सभी कानूनों को पुनरीक्षण होना चाहिए और उनको और इफेक्टिव बनाना चाहिए, और इफेक्टिव बना के जो कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट पे जवाबदेही के साथ कार्रवाई हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। राइट टू इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी जस्ट इंफॉर्मेशन। इफ द कंटेंट रिवील्स सम क्राइम, देयर शुड बी द राइट टू जो है ना गेट दैट FIR रजिस्टर्ड। सर मेरा फिर सवाल यहीं पे एक सवाल है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो लोग जो है सूचनाएं एकत्रित करके ब्लैकमेलिंग की प्रवृत्ति में लिप्त हो रहे थे, उनको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन क्या ये सही है कि उस महत्वपूर्ण कानून को ही कमजोर कर दिया जाए और अब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से कोई सूचना प्राप्त करना एक तरह से असंभव कर दिया गया है कि कोई भ्रष्टाचार और गलत गलतियां ना? ये क्या सही है? क्योंकि ऐसा करके हम अपने सभी पापों को छिपा सकते हैं और हर कोई अपने पाप छिपाने में लगा हुआ है। सवाल ये है कि पाप तो ना ही छिप पाए लेकिन पाप में पापी को सजा भी मिले। सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया गया। यदि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने वाला आज जिंदा है तो सही फैक्ट्स के साथ उसको कन्फ्रंट किया जाए और उससे पूछा जाए कि आर यू सो इग्नोरेंट और यू डिलिबरेटली आपने ये काम किया है जिससे कि आपको कोई अवार्ड मिल जाए, आपको पद्मश्री मिल जाए, पद्म भूषण मिल जाए। अच्छा सर एक सवाल और बताइए। क्योंकि जस्ट मिनट, क्योंकि हमें कुछ अप्रिय निर्णय लेना ही होंगे, गुडी गुडी वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। एक सवाल का जवाब दीजिए, सरकारी पदों पर बड़े पदों पर रह रहे IAS IPS जब उस पद पे रहते हैं तब तक तो अपने लेवल पे जो है सुधार नहीं करते हैं, लेकिन जब उस पद से रिटायर्ड हो जाते हैं तो पिछली सरकारों के बारे में राज जो है मीडिया में उजागर करते हैं। जैसे वर्तमान मिनिस्टर जो हैं RK सिंह साहब या पूर्व कमिश्नर जो है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं UP से, बागपत से, ठीक है, इस तरह से बहुत से जो है IAS IPS हैं जो राज्यसभा सांसद भी बने हैं, मिनिस्टर भी बने हुए हैं और MP भी बने हैं, पॉलिटिक्स में भी आए हैं। तो क्या ये सवाल नहीं उठता है कि जब वो सेवाओं में थे सरकारी तो वो अमुक राजनीतिक दल से संबद्ध रह के ही काम कर रहे थे? सीधा सवाल। देखिए, इसको बड़ा सिंपल सा सवाल उठता है कि जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की और उनको ले लिया गया है, दैट रिफ्लेक्ट द लीनिंग ऑफ ए पर्सन, राइट? जी। हेलो, आप तो इसका मतलब ये माना जाए कि आजादी तो है, रिटायरमेंट के बाद जो है आप किसी कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए नहीं है। जी। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जो मैं रिटायरमेंट के पहले, मैंने तो बहुत पहले जो है क्राइम फ्री भारत और ये सब चालू कर दिया था, राइट? जी। तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये कभी आपका कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है क्या? तो मैंने कहा कदापि नहीं, मैं अपने पदी जिम्मेवारों का निर्वहन कर रहा हूं। हमारा काम है पुलिस में रिफॉर्म लाना। जी। एंड
हम जो है कैसे रिफॉर्म लाएं टू द अप टू द लास्ट टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। जो हमारी 5 स्ट्रेटेजी है, अभी अपन ने 2 पर ही बात कही थी। तीसरी स्ट्रेटेजी है कि कैसे जो है ना जुडिशरी की मदद की जाए, जिससे 15 दिन के अंदर जो है प्रकरणों का निकाल हो और उसमें न्याय हो, और ये न्याय 15 दिन में संभव हो। और चौथी उसकी है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी सारी चीजें जो है वो डिजिटल चित्रगुप्त की जानकारी में होगी कि अपराध करने के पहले ही उस व्यक्ति को पकड़ा जाना एक सर्टेनिटी में कन्वर्ट होगा। शुरू में 50-60% होगा, आगे चल के जैसे भी विल बी प्रोग्रेसिंग इट विल बी अप्रोचिंग ऑलमोस्ट 90 and 100%। और फिर उसके बाद मैं अपने आप से हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने सर्टेनिटी के साथ यदि प्रिवेंट भी कर लिया तो क्या पूरा सिस्टम अपराध मुक्त हो जाएगा? कि जो आप क्राइम फ्री भारत कह रहे हैं, क्या क्राइम फ्री भारत हो पाएगा? तो मैं अपने स्तर से ही जवाब देता हूं नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि हम भूखे होंगे और जेल की कंडीशन यदि बाहरी हालातों से बेहतर होगी और जब हम जेल जाने के लिए अपराध करेंगे तो मुझे कौन रोक सकता है? तो इसलिए जो है द लास्ट सर्टेनिटी जो क्राइम फ्री भारत की है, दैट इज द सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन, जिससे भूख की आपके लिए किसी को अपराध ना घटित करना पड़े। जब आपको अपराधी के बारे में सभी चीजें मालूम हैं और आप इस हद तक आपके पास जानकारी है कि आपको ये अनुमान लग रहा है कि ये व्यक्ति घर से निकला है, अपराध करने की नियत से निकला है, इसके साथ में ये लोग हैं, ये इस वाहन में जा रहा है, ये इस रास्ते को अख्तियार करेगा, और फिर जो है क्राइम फ्री भारत की सोच है कि वो विकास दुबे जैसा जो है हर कुत्ता अपने गली में शेर होता है, तो सीएफबी का ये मानना है कि हम कुत्तों को कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे, और यदि हमें उन्हें उनकी गली में उन कुत्तों को शेर की हैसियत में पकड़ना है तो फिर क्राइम फ्री भारत शेर की तैयारी के साथ जाए। क्राइम फ्री भारत का मकसद जो है किसी भी सरकार या सरकारों को सलाह देना, परामर्श देना, उनको जो है क्राइम फ्री राज्य और राष्ट्र को जो है बनाने के लिए जो है सहयोग करना है, या क्राइम फ्री भारत जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी चलाएगी? नहीं, देखिए इसका सीधा सा मकसद है, इसलिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया है। वो सही मायने में उसे जमीन को उतारने में उनको कितनी रुचि है तो आगे समय में आके मालूम पड़ेगा जी। अभी जो हमने ड्राफ्ट एक्ट भेजा है वो तो अभी मेरे ख्याल से BPRND में ही पड़ा हुआ है जी। तो मेरे ख्याल से उसका भी वही हाल होगा। लेकिन जहां तक आपने मेरी बात कही है, मेरा इसमें 2 रोल है। एक तो जो एडवाइजरी है, आई हैव रिटन लेटर टू ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट, राइट, आई एम ट्राइंग टू अप्रोच। हमने उनके लिए क्या कानून बनना चाहिए वो भी बना के भेजा गया जी। हम जो है सो वी विल बी इन द रोल ऑफ एडवोकेसी। एट द सेम टाइम हम वो फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे जिससे अकाउंटेबिलिटी ला सके जी। और वो फ्रेमवर्क हम एज ए NGO क्रिएट करेंगे। वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इट जी, क्योंकि इट इज ए हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इश्यूज। और इसमें जो है हमारा कहना है कि विक्टिम की सभी समस्याएं हमारी जी। फिर विक्टिम को जो है रिलीफ दिलाना, चाहे हम जो है ना उसको 1 साल में दिला पाए या 2 साल में दिला पाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि ये व्यवस्था जैसा हमने सोचा है यदि वैसा ग्राउंड पे फंक्शन करेगी तो किसी भी सरकार की औकात नहीं है कि देर सवेर वो सरेंडर ना करे जी। ठीक है ना। रही जो है आपकी दूसरी बात है, तो क्राइम फ्री भारत ने जब रिहेबिलिटेशन की बात कही तो उसे समझ में आया कि रिहेबिलिटेशन करने के लिए हमें जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेंगी जी। जब हमने एक किसानों के ऑर्डिनेंस और इनकी बात सुनी तो मैंने कहा कि चलिए हम एक और नई व्यवस्था बनाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि किसानों की इनकम हम ज्वाइंट वेंचर के थ्रू एंड ज्वाइंट वेंचर विद द क्राइम फ्री भारत एंड क्राइम फ्री भारत विल ब्रिंग द टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट सिस्टम। किसानों की इनकम 5 गुना और देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हम 2 से 3 साल में पहुंच पाएंगे जी। और आने वाले 5 से 7 साल में संभवतः में आई एम नॉट वेरी श्योर कि हम कहाँ जाके हिट करेंगे। यदि हम 100 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी हिट कर पाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा जी। क्यों? क्योंकि हम पहले जो सोने की चिड़िया थे वो किस आधार पे थे जी। हमारे 3 मुख्य चीजें हुआ करती थी, राइट। एक थी हमारा मसाला खाद्यान्न, राइट।
दूसरा हमारा था मलमल, कपड़ा आदि, और तीसरा हमारा लोहा वगैरह भी था। हम जो है जो ग्रे आयरन और वो जो है हम बहुत पहले से बना रहे हैं, और वो उसमें जंग नहीं लगती थी। ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास बहुत पहले से थी। इंडिया के पास 18 महाविद्यालय थी। तो जो दुष्ट लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने आके आपको शिक्षित किया, उन्होंने आपको, आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपके गुरुकुल को तोड़ के आपको अशिक्षित किया है। यदि आप जो है ना इस बारे में तथ्यात्मक चीजें जानना चाहते हैं तो विलियम एडम एंड लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसमें बहस हुई है, जो कि 178 पेजेज में लिखी गई। उसमें ये गुणगान है कि 1830 और उसके पहले भारत में 18 महाविद्यालय थी जो कि अद्वितीय स्तर की थी। संभवतः आज भी हम उससे थोड़े पीछे ही हैं। मतलब इस हालत में हम थे। हमारे लोगों के, आचार्यों के हाथ पैर काटे गए, मालूम नहीं क्या क्या किया गया, और बहुत सख्ती के साथ जो है उनको तोड़ा गया। और चूंकि कलेक्टर चूंकि राजा तो सबड्यूड हो चुके थे, लिहाजा ढेर सारे कलेक्टर्स ने हमारे गुरुकुलों को, मतलब 1830 के पहले उन्होंने गुरुकुलों और उसमें जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देकर जो है ना उनको खत्म करने की कोशिश की, उनको जेल में डाल के सपोर्ट मतलब खत्म करने की कोशिश की। तो पूरी तरह से आपको ध्वस्त करने की जो है ना कोशिश की गई है। तो ये जो हम कह रहे थे कि हम अमीर कैसे थे, क्योंकि हमारा चाहे मसाले हो, चाहे हमारा मलमल हो, चाहे हमारा लोहा हो, वो सोने के भाव में बिकता था। अब यदि अभी हम जो हमारी जो बड़ी विडंबना है, जो कि अभी आप जिन चीजों को आप झांक रहे हैं मिस्टर साहिल, आपको अनुमान ही नहीं है कि देश की ये समस्या जो आप कह रहे हैं, ये समस्या तो बहुत छोटी समस्या है। आपको मालूम है देश की असली समस्या क्या होने वाली है? आप जो ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं और आप ये सुन रहे हैं कि 12 शहर डूब जाएंगे, जिसमें मुंबई भी डूब जाएगा, वो तो बहुत छोटा है, शायद दूर भी हो थोड़ा सा। उससे बड़ी समस्या है कि हमने जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का ओवर यूज किया है, उससे जो हम खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं वो कार्सिजनक है। उसका तना कार्सिजनक है, ग्रेन कार्सिजनक है। यही कारण है कि कैंसर ट्रेन्स चल रही हैं पंजाब में। वहां पर जो केमिकल रेसिड्यू के कारण सॉइल जो है नॉट केवल इनफर्टाइल नहीं हो गई है, बल्कि वो सेलाइन भी हो गई। जो पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है, उससे आस पड़ोस के एरिया में एसिड रेन हो रही है। जो पानी नीचे लीच होके पहुंच गया है, उससे अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अब दिस इज द वन। अब हम जिनको देवता कहते हैं, वो दुष्ट देवता हर जगह अपना हार्मोन का यूज कर रहे हैं थोड़ा सा लाभ कमाने के लिए। तो चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरियां हो, चाहे मुर्गियां हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, सब में दे दनादन हार्मोन। दीज हार्मोन्स आर हैविंग कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी। किसानों को लेके जो अभी 4 चीजें अभी मुझे कहने दीजिए। मैं एक बड़ी समस्या को जो है ना सामने ला रहा हूं, उसको मुझे कहने दीजिए। तीसरा जो है, जो हम दवाइयों के नाम पर अननोन केमिकल मॉलिक्यूल ला रहे हैं, जो कि ये हमारी दुष्ट व्यवस्था अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भर भर के आपको प्रिस्क्राइब कर रही है। और उन्होंने इंडियन प्रोटोकॉल बना लिए हैं, जिनका इंटरनेशनल प्रोटोकॉल से लेना देना कुछ नहीं है। तो जो एलोपैथी बाहर से आई है, वहां के प्रोटोकॉल ना हो के यहाँ के दुष्ट लोगों ने अपने प्रोटोकॉल बना लिए। वायरल फीवर में वायरस के कारण होता है जो अपनी मौत मरता है, लेकिन हमारे लोग भर के जो है एंटीबायोटिक दे देते। कोरोना के समय भर के एंटीबायोटिक दिया गया। तो जब वायरस जो है एंटीबायोटिक से मर ही नहीं सकता है, तो ये हमने नजीर दी है कि जो ढेर सारे जो है एक्सटर्नल मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं, आपको विटामिन और ये सब चीजें भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में दी गई हैं। तो जो आप सो कॉल्ड विटामिन जो आप खा रहे हैं, वो भी आपके साइड इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज ऑर्गेनिक रूप से आएगी वो साइड इफेक्ट नहीं करेगी। यदि वो केमिकल मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में बनेगी, तो ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। और यही कारण है कि हमारे डॉक्टर्स कहते हैं दिस इज रिलेटिवली सेफर मेडिसिन।
अब जो है, अब अपन चौथी और सबसे खतरनाक डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है दूध। आप जितना दूध को कंज्यूम कर रहे हैं, आप कुल मिला के 1/3 मिल्क ही पैदा कर रहे हैं। ऐसे ढेर सारे दुष्ट हैं जिनके पास 4 जो है ना दूध देने वाले मवेशी नहीं है और वो टैंकर में दूध जो है ना बेच रहे हैं। क्या हमारी दुष्ट व्यवस्था को यह बात दिखती नहीं है क्या? या वो कुछ लाभ के लिए ये सब व्यवस्था परमिट हो रही है? तो जितना दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/3 मिल्क ही पैदा हो रहा है। तो 2/3 मिल्क कहां से आ रहा है? ये केमिकल ओरिजिन का है, राइट? और इसके बारे में रिसर्च कह रही है कि यदि 4 साल तक लगातार ये जहर रूपी केमिकल से बना हुआ मिल्क या उसके प्रोडक्ट को लिया जाएगा तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा जो इसको कंज्यूम करेंगे। तो इन चारों फैक्टरों को मिला के मेरा ऐसा आंकलन है कि अगले 5 सालों में हर 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा। तो जब आपके परिवार के 2 लोग जो है अस्पताल में भर्ती होंगे तो उसको अटेंड करने के लिए आपको तीसरे व्यक्ति की जरूरत होगी कि नहीं? हाँ या नहीं? जी बिल्कुल मिस्टर साहिल। जी बिल्कुल होगी। हेलो? बिल्कुल होगी। हेलो? होगी ना जी। तो इसका मतलब है कि आपकी 99% जो है पॉपुलेशन विल बी बिजी विद द कैंसर और ऑटोनॉमस डिसीजेस रिलेटेड अफेयर। जी। उस समय आपकी स्थिति कैसी हो? आपके परिवार की स्थिति कैसी हो? आपकी एग्रीकल्चर की स्थिति क्या होगी? आपकी इंडस्ट्रीज की स्थिति क्या होगी? आपकी सर्विस सेक्टर की स्थिति क्या होगी? आपकी खुद की मानसिक, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल स्थिति क्या होगी? जी। मुझे लग रहा है कि हम बाकी सब चीजों को गौर करके इस विषय में फोकस करें। यही कारण है कि क्राइम फ्री भारत जो है has come out with its agro strategy, with IOS strategy, and what we are saying कि हम नॉलेज नहीं बांटेंगे, ज्ञान नहीं बांटेंगे, क्योंकि सामने वाले के पास उसको असिमुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो डिवाइसेस, इक्विपमेंट चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो क्राइम फ्री भारत एग्रो आयुष मॉडल प्रदान करेगा और किसानों की आमदनी को 5 गुना बढ़ाएगा। और वो जानते कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि वो जो है कॉस्ट को सेग्रीगेट कर दे रहा है। तो जो आपका नॉर्मल कॉस्टिंग और प्राइसिंग सिस्टम है उसको ही वो डिस्टॉर्ट कर दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि हम तो इतना खर्चा करेंगे खेत के ऊपर कि उस कॉस्ट को सहने की किसी की ताकत ही नहीं, राइट? तो इसलिए और उसको हमें करना ही करना है, तभी हम जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग ला पाएंगे, तभी हमारे खेत में 1/3 से ज्यादा एरिया में और उससे भी ज्यादा जो है वो पेड़ होंगे, जो कि हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होंगे, उसमें मेडिसिनल प्लांट होंगे, अरोमेटिक प्लांट्स होंगे, फॉडर प्लांट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगी, सीरियल्स होगा। और एज वी विल प्रोसीड वी विल गो फॉर द वर्टिकल कल्टिवेशन। सूर्य की रोशनी जिस ऊंचाई तक चाहो उस ऊंचाई तक ली जा सकती है। तो नाउ वी कैन हैव ए मॉडर्न डिफरेंटली डिजाइंड वर्टिकल हार्वेस्टिंग मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड सिस्टम। जी। हमारा जो CFB का वर्कर है, जिसे आप मजदूर कहते हैं, उसके लिए हमने सोचा हुआ है कि उसकी मिनिमम अर्निंग वुड बी 48,000 रुपीज वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर। जी। इसका मतलब है कि यदि एक परिवार में 4 सदस्य होंगे तो उनकी अर्निंग 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। जी। जिस जो है ना वर्कर के और जिस मजदूर के परिवार में 2 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग होगी, आई एम वेरी श्योर यू विल एग्री कि उसे अच्छी हाउसिंग का भी जो है ना अफोर्ड कर पाएगा वो। उसके उसमें जो चाहे वो यूज करे चाहे ना करे, वो मॉडर्न इक्विपमेंट भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होंगे, सब चीजें होंगी। और वो अच्छा अमृत तुल्य जो है, ना केवल अन्न, ना केवल औषधि, ना केवल शहद, ना केवल दूध, बल्कि वो एक बहुत स्टैंडर्ड और अच्छी लाइफ जी सकेगा। और कोई भी आत्मा यहाँ आके जो है ना धन कमाने के लिए नहीं आई है। तो अवर सिस्टम शुड, इकोसिस्टम शुड प्रोवाइड सम स्पेस फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। जिस काम के लिए आत्मा ने जन्म लिया है, जी, हमने अपनी दुष्टता के कारण आत्मा को ही दुर्गत कर दिया। जी। हम लोग जो है ना बैल जैसे जानवरों जैसे आते हैं, धन कमाने के लिए लग जाते हैं। धन जो है ना ईश्वर ने नहीं बनाया है,
और धन की कोई कीमत नहीं है। और जब आप मरते हैं तो आपके शरीर से जो है ना एक धागा भी काट लिया जाता है जी। तो ये जो हमारा अटैचमेंट टू ये है, ये इससे हटना होगा। और हमें वो भी नहीं करना है, बैराग वाली बात भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी तो कहती है कि ईश्वर इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और हमारा साधु भी कोई आए तो वो भी भूखा ना रहे। इट मीन्स वी शुड बी क्रिएटिंग इनफ फॉर आवर नीड एंड वी शुड क्रिएट इनफ एन इकोसिस्टम नॉट ओनली फॉर ट्रीटमेंट बट फॉर द लॉन्गिटिविटी। तो जब ये चारों तरफ से केमिकल विलोपित हो जाएंगे तो कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेज भी अपने आप विलोपित हो जाएंगे, क्योंकि कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेज किसी वायरस या बैक्टीरिया के कारण नहीं हो रही है। इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वी आर कमिटिंग एट्रोसिटीज ऑन आवर सिस्टम। हमने जहर युक्त चीजें चारों तरफ से बम्बार्डिंग कर दी है। हमारी सेल जिसमें इतनी मेमोरी होती है वो कंफ्यूज हो गई है, वो उसको हम सक्सेसफुली कंफ्यूज करने में सफल हो गए हैं और उसको नहीं मालूम है समटाइम इट इज रिएक्टिंग एंड टेकिंग आवर ओन सेल एज ए फॉरेन बॉडी और उनको मारने में लग जाती है, जिसको आप ऑटोनोमस डिसीज कहते हैं। और दूसरे में वो एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाती है, जिसको आप कैंसर कहते हैं। जब हमारी बॉडी पे इन चारों तरफ से जो अत्याचार है ये हट जाएंगे तो कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेज अपने आप जैसे वो पैदा हुई हैं वैसे ही विलुप्त हो जाएगी। सो क्राइम फ्री भारत एक तरफ क्राइम फ्री भारत की बात कर रहा है, दूसरी बात वो खुद कह रहा है कि अपने दम से बाय क्रिएटिंग CFB फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, वो इतना वेल्थ क्रिएट करेगा। क्यों? और ये वेल्थ का जो है एडवांटेज केवल प्रोड्यूसर को नहीं मिलेगा, कंज्यूमर को भी मिलेगा। हमारी हर चीज जो है वो अमृत तुल्य हो जाएगी और वो अमृत भारतीयों को 1.8 MSP से 2.7 MSP के बीच में मिलेगा। इसका मतलब है द बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी वुड बी अवेलेबल इफ परचेज थ्रू द CFB पॉइंट्स, CFB वॉलेट पॉइंट्स, देन इट विल बी अवेलेबल एट 2.7 MSP। और तो 1.8 MSP से 2.7 MSP के बीच में मिलेगी और 1 MSP वुड बी अवेलेबल टू फार्मर विदाउट एनी कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट जो हम कर रहे हैं, कॉस्ट तो हम बहुत करेंगे क्योंकि हम इतने वो लगाएंगे, इसके लिए नर्सरीज में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, नर्सरी वो चाहिए होगा, इतनी सारी सब गौशालाएं होंगी, उनके लिए कितने ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे, इतनी सारी मशीनरीज, टूल और इक्विपमेंट होंगे, जिसमें कि ढेर सारे जो है ना RFID, GPS इस तरीके के डिवाइस लगाए जाएंगे, लोडिंग अनलोडिंग के डिवाइसेस होंगे, क्वालिटी के लिए IoT डिवाइसेस होंगे, तो उसके अपने वेयर हाउसिंग सिस्टम्स होंगे। और ये व्यवस्था CFB कोई चीज खुद ऑन नहीं करेगी। तो जो आज के लोग हैं उनको लाभ पहुंचाते हुए उनसे ज्वाइंट वेंचर करके पूरे इकोसिस्टम को ठीक करें। आज हमारा जितना भी सिस्टम है वो एंटी प्रोड्यूसर है। आप ये देखिए, जिस शर्ट को आप पहने हुए हैं, ये शर्ट जो है ना बनाने वाले ने 500 रुपए में बनाई है, इसी को शोरूम वाला जो है ना 2500 में बेच रहा है। तो शोरूम वाले ने उसमें कौन से मोती लगा दिए कि 2000 रुपए उसे मिल रहा है। आपका किसान जिन चीजों को एकड़ों में पैदा कर रहा है, उसी चीज को वो 3x5 के ठेले वाला बेच रहा है और उसके साथ 2 नौकर हो रहे हैं, वो तरह तरह की जो है सजावट कर रहा है, तरह तरह की लाइट लगा रहा है। तो जिस भाव में वो क्रेट में खरीद रहा है, वो किलो में और पाव में उस भाव को पब्लिक को बेच पा रहा है। द मिडिल मैन दे आर मेकिंग मनी। द CFB विल बी हैविंग ए फुल इकोसिस्टम, इट विल रिमूव दिस डिस्टॉर्शन। और जो पूरे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इनकम को भी बढ़ाएगा विदाउट डिस्टॉर्शन। और सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर विल बी हैविंग द बेस्ट थिंग, अमृत तुल्य चीजों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे पब्लिक को उनके डोर स्टेप पे अवेलेबल होगी। पहली बार CFB के थ्रू देयर विल बी आइडेंटिटी ऑफ द फार्मर, आइडेंटिटी ऑफ द फार्मर की खेत की, यदि उसके 4 खेत हैं तो 4 अलग अलग उसमें वो होंगी, क्वालिटी कंट्रोल, पब्लिक रिव्यू, और ये जो है ना हर पैकेट पे अवेलेबल होंगे। एंड दैट विल बी अवेलेबल थ्रू द पोर्टल एंड ऐप। तो ये जो है ना पोर्टल और ऐप केवल जो है अमेजन के और फ्लिपकार्ट के नहीं होंगे,
CFB के होंगे, और ये CFB जो है ना विल बी गिविंग ए क्वालिटी एश्योरेंस एट द पब्लिक एंड ऑल्सो। तो यदि क्वालिटी की ग्रेडिंग में कोई गड़बड़ी होती है और वो कंज्यूमर यदि उस पर बटन दबाता है तो कंज्यूमर एंड की जो है क्वालिटी कंट्रोल यूनिट वहां, लोकल यूनिट वहां पहुंचेगा, और यदि उसकी क्वालिटी में डिस्क्रिप्शन कोई भी वो पाया जाएगा तो दैट कमोडिटी विल बी गिवन टू हिम फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका 10 टाइम विल बी जो है ना किसान से और जो जिसने क्वालिटी ग्रेडिंग की है उससे वसूल कर दिया जाए। क्योंकि हमें यदि हम सिस्टम में भय नहीं डालेंगे, सर इसमें पहली बार जो है ना क्राइम फ्री भारत का सोचना ये है कि हमने दारू और उसके कारण जो है पूरे समाज में उद्दंडता ला दी है। कहीं कोई ऐसा आइकॉन ही नहीं रह गया जो अच्छा वैल्यू सिस्टम दे रहा है। लिहाजा हमारा जो है क्राइम फ्री भारत कहता है कि हम केवल आपका जो है इफिशियंसी और ये सब और वो नहीं करेंगे, बल्कि हम मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी को भी कैप्चर करेंगे। तो क्राइम फ्री भारत ना केवल जो है ना 2 लाख पर मंथ जो है ना पर फैमिली इनकम पैदा करेगा, बल्कि वी विल बी इन पोजिशन टू मॉडिफाई देयर मॉडेस्टी, देयर बिहेवियर विद क्वालिटी लाइफ, एंड हम ट्रीटमेंट से लॉन्गिटिविटी डायमेंशन में चले जाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो हमारी आगे की जनरेशन शायद 100 साल से भी अधिक जिएंगे, क्योंकि हम अभी जो है ना इलाज कर रहे हैं और इलाज में दुष्टता है। हमारे पास वो विज्ञान है जिससे कि हम अपने जीवन में लॉन्गिटिविटी ला सकते हैं, और उस लॉन्गिटिविटी के माध्यम से जब भी ईश्वर ने समय तय किया है उस समय पे तो हर किसी को जाना ही है, लेकिन वो चलता फिरता विद क्वालिटी लाइफ के साथ जाए। मिस्टर साहिल जी, एम आई मेकिंग सम सेंस? और बिल्कुल। अब मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार ने किसानों को लेके जो 3 कानून बनाए हैं, इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरा ये कहना है कि जो चीज पसंद ना आए उसको रिडंडेंट बना दीजिए। जी देखिए, आप कह रहे हैं कि मंडी सिस्टम, ये सिस्टम, आपकी पूरी व्यवस्था में मंडी सिस्टम में के तहत केवल 6% ही ग्रेन्स जो ना रूट हो रहे हैं। 94% आर नॉट रूटेड थ्रू द मंडी सिस्टम, राइट? तो ये जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो कंपनियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं, वो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड का उपयोग करेंगे, तो किसान तो और टूटने वाला है, उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये बताइए, मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम कितने दुष्ट लोग हैं कि जो सीड का मुख्य गुण है कि वो अपने जैसे दूसरे चीजों को पैदा करना, सीड का यही काम है ना बीज का। बिल्कुल सही बात है। हम कितने दुष्ट हैं कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको जेनेटिकली टर्मिनेट कर दिया है। जी, यदि हम मुख्य गुण को टर्मिनेट कर देंगे तो हाउ इट विल बी इम्पैक्टिंग आवर बॉडी, ये तो आने वाला समय बताएगा। और हो सकता है कि हम, क्योंकि हम तो भूल जाएंगे ना कि जो है ना, हम तो जेनेटिकली खाने की आदत पड़ जाएंगे जी, फिर हम कोरिलेट करना ही भूल जाएं कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हम सीड और ग्रेन्स खा रहे हैं, इसका क्या भयानक असर जो है ना। जी, मेरा ये मानना है कि जो भी ये कानून बनाए हैं, ये भौतिक तौर पर जो है ना किसानों के लाभ के लिए दिख रहे हैं, लेकिन जो कंपनियां लेंगी वो अपने लाभ के लिए ले रही हैं। वो अपने जो है ना कंज्यूमर चीजों को बनाएंगी, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों से होंगी, तो हमारा जो बीज का भंडार है वो विलुप्त और हो जाएगा। हम जो है ना उनके पूरी तरह से कम बन जाएंगे। तो उसकी जगह जो है, मेरा ये मानना है कि हमें जो है वी मस्ट रियली अडॉप्ट जो CFB का मॉडल है, ज्वाइंट वेंचर का मॉडल, और हम अपनी लाइन बड़ा कर देंगे तो हमें दूसरों की जरूरत ही नहीं होगी। आप अच्छा नियम कानून बना लीजिए, यदि किसी को वो अच्छा लगता है तो यूज कर लेगा। जिसको क्राइम फ्री भारत का आयुष मॉडल अच्छा लगता है, हमारे साथ पार्टनर बनिए, हम आपको 5 गुना जो है इनकम तो इमीडिएटली आपकी बढ़ा देंगे, क्योंकि कॉस्ट वहां से हटा ले रहे हैं। तो जो अभी 80% आपका कॉस्ट में जा रहा है, अब आपको जो है ना कॉस्ट फ्री 1 MSP मिल रही है, तो आपकी 5 टाइम इनकम तो बिना प्रोडक्शन को बढ़ाए आपको मिल रही है। आगे चल के जब हम वर्टिकल फार्मिंग में जाएंगे और जो बाकी चीजों को हम जो है ना क्रिएट करेंगे, क्योंकि देन वी विल बी रिफ्यूजिंग टू सेल ग्रेन्स, वी विल बी क्रिएटिंग multi-grain atta, we will be mixing that longevity things, there will be
आटा फॉर जो है ना बीपी, आटा फॉर दिस, आटा फॉर दैट। So longevity will become the part of the our food grains. It will become the part, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने भी पहले वही किया। आपका जो किचन है ये औषधिशाला है जी। आपका किचन 200% औषधिशाला है जी। और मैं आपको बताऊं, मुगलों के पहले इसको औषधि कहा जाता था जी। ये जो मसाला वर्ड है, इट हैज कम आफ्टर द मुगल्स जी। राइट जी। तो और इसमें एक चीज हम अभी बताना आपको भूल गए हैं कि जब ये सब अमृत तुल्य होंगे तो अमृत जो है ना वो 2 MSP और 3 MSP पे नहीं बेचा जाता जी। तो विदेशों में भी बेचने का इंफ्रास्ट्रक्चर CFB इज थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग। So CFB would be having its network for the shipping also. It will be in future. We will be catering not only the local demand and the processed material demand, but we will be catering international demand also. और ये तीनों चीजों को क्रिएट करके कितने लैंड को जो है कल्टीवेट करना है, उसके तहत किसानों को एक ऐप के थ्रू जो है ना डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाएगा, जिससे ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी जी। और इस पूरे प्रोसेस में जैसे ही चीज प्रोड्यूस होके ग्रेड होके होती है, उसको नोशनल जो है पेमेंट हो जाएगा जी। तो किसान को जो है वो तो क्योंकि हर चीज जो है ना ऑलरेडी फिक्स है, तो किसान को जो है कोई जरूरत है तो जैसे उसने प्रोड्यूस करके उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग लॉक एंड पैक हो गई है, तो मटेरियल कहीं भी रहे, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ दैट अमाउंट जी। तो एक बहुत ही वेल्दी व्यवस्था होगी और चूंकि इसमें क्राइम फ्री भारत की एग्रो एंड आयुष मिशन की 2080 की पार्टनरशिप होगी, लिहाजा जैसे ही ये इंजन बहुत तेजी से घूमेगा, वी विल बी हैविंग इनफ रिसोर्सेज फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। सर स्वदेशी वी एस्पायर टू बी द बिगेस्ट हब ऑफ द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द वर्ल्ड। सर स्वदेशी को लेके हमारी सरकारें जो है बहुत सतर्क रहती हैं, प्रचार प्रसार भी करती हैं। आवाज थोड़ी सी कुछ कट सी हो रही है, कुछ वैसे आपको ठीक आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर, स्वदेशी को लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बहुत ज्यादा जो है प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और बाबा रामदेव जैसे लोग और श्री श्री रविशंकर जैसे लोग जो है ऑर्गेनिक खेती और स्वदेशी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वॉलमार्ट और अमेज़न और फ्लिपकार्ट और चाइना और इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड के थ्रू यहाँ ओपन बाजार की व्यवस्था है। तो ऐसे में क्या स्वदेशी वस्तुओं का जो है इस्तेमाल करना सिर्फ कहने भर के लिए रह जाएगा कि जो है इस तरह से मिक्स इकोनॉमी ही जो है देश के लिए सही है? देखिए, एक चीज ये है कि पहले तो आपको ये स्थापित करना पड़ेगा कि आपने केमिकल विलोपित कर दिया कि नहीं कर दिया, नंबर 1 जी। नंबर 2 जो है आप उन सभी समस्याओं को भी फिक्स कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा इस क्वेश्चन को तुम्हारा सीधा ही जवाब देते हैं, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना जी। मेरा इसमें कहना है कि आप यदि अमृत पैदा कर रहे हैं, यदि आप सभी समस्याओं का निदान पैदा कर रहे हैं जी, राइट, तो अमृत तुल्य चीज है। और यदि सामने वाले के डोर स्टेप है जी, वो भी 1.8 MSP से 2.7 MSP में बेस्ट वैरायटी, वो भी अमृत तुल्य औषधि युक्त यदि आपको जो है अपने घर पे मिल रही है, तो जब तक ये आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि ऐसा है, तब तक जो है ना थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एज इट विल बी क्रिएटिंग इट्स ओन इम्पैक्ट, ये जो है ना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये बाकी जैसे अपन कह रहे हैं कैंसर में कि चूंकि जैसे केमिकल और ये सब चीजों का विद्रोह खत्म हो जाएगा तो ऑटोनोमस डिसीजेज एंड कैंसर विलुप्त हो जाएगा, ऐसे ही ये जो बाकी चीजें हैं, आप ये बताइए जब आपका सूर्य उदित होता है तो आपको दीपक और बाकी की रोशनियां विलुप्त जैसी हो जाती है कि नहीं हो जाती? और यदि वो जलती रहे तो जलती रहे, उससे सूर्य की रोशनी को या सूर्य को क्या क्या फर्क पड़ता है जी। तो यदि आप दिन में दीपक जला के रखना चाहते हैं, वॉलमार्ट भी चलना चाहते चले, यदि वो अपनी रोशनी से कुछ
कुछ फायदा किसी को क्रिएट कर पा रहा है या खुद को फायदा क्रिएट कर पा रहा है तो करे। नहीं, लेकिन लगेगा कि उसका एग्जिस्टेंस, देखिए आप दिन में दीपक जलाते हैं क्या जब सूर्य की रोशनी है? सर मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब। मैं कह रहा हूँ कि अभी सूर्य नहीं बन पाई है, अपने स्वदेशी उत्पादक जो हैं, अब उनसे ज्यादा जो है पावरफुल जो है विदेशी जो है कंपनियां हो गई हैं। मेरा सवाल ये है आपसे। मेरा जवाब ये है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पार्ट सॉल्यूशन बनाया है, आपने एंड टू एंड सॉल्यूशन नहीं बनाया है। आपने जो है तो ये कौन बनाएगा? सवाल मेरा ये मैथिली शरण गुप्त बना रहे हैं ना, क्राइम फ्री भारत बना रही है ना। वी आर क्रिएटिंग होल इकोसिस्टम। वी आर क्रिएटिंग। हम फार्मर्स के पास जा रहे हैं, उनके पास जाएंगे, हमारा जो है LIC मॉडल जैसा रहेगा जिसमें हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे। उनको अपनी कोई समस्या का चिंता नहीं रहेगी, उनके कहाँ पे क्या क्या लगना है वो नर्सरी में पैदा करने की जिम्मेवारी CFB की होगी, CFB के एग्रो मॉडल की होगी। उनकी जो गाय पहुंचने वाली है वो गाय कहाँ पे क्या कैसे जो है ना आएंगी, और वो भी हाईएस्ट देसी ब्रीड की, या CFB ब्रीडिंग सेंटर से जो है ना ज्वाइंट वेंचर करेगा। उनके खेतों में जो गायों को रखने के लिए जो बड़े बड़े जो है ना स्ट्रक्चर खड़े होंगे, उनके ऊपर सोलर एनर्जी वाले पैनल लगेंगे, नीचे जो है ना हवन का यंत्र लगेंगे, ध्वनि यंत्रों मंत्रों के लिए लगेंगे, गायों को नहलाने और धुलाने के लिए केवल अकेली कारों के धोने के लिए मशीनें नहीं होती हैं। हमारी जो है ना गाय माता को भी नहलाने के लिए मशीनें होंगी, उनकी मसाजिंग के लिए मशीनें होंगी, और उनकी आरती भी उतारने की व्यवस्था होगी, उनके गले मिलन की व्यवस्था होगी। आई होप साहिल यू नो दैट कि विदेशों में इसका बड़ा प्रचलन इस समय चल रहा है। तो अभी जो है जैसे इसमें क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमारा होगा, हमारा जो है ना पैकेजिंग सिस्टम होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और इसमें कोई भी चीज CFB ओन नहीं करेगी। इट विल बी विद द प्रेजेंट प्लेयर बाय एंटरिंग द ज्वाइंट वेंचर विद दैम एंड मल्टीप्लाइंग एंड इम्प्रूविंग देयर प्रॉफिट एंड देयर इनकम। तो CFB जो है आगे चल के जो है इसमें जो वेयर हाउसेस हैं they will be our partner, cold chain will be our partner, and जो कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर हैं मतलब किसान, वो एक जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन का पोर्टल होता है ऐसे ही जो है ना वो जुड़े होंगे। एंड एक कंज्यूमर कैन इवन परचेज एज पर हिज सेंसिटिविटी। यदि उसको प्राइस और क्वालिटी के हिसाब से डिसीजन लेना है तो वो ले सकता है। यदि उसे लगता है किसी पर्टिकुलर खेत के किसी पर्टिकुलर किसान के फल बहुत अच्छे हैं या कोई चीज बहुत अच्छी है, तो इवन ही कैन ऑर्डर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडेंटिटी ऑफ द फार्मर एंड फार्म विल आल्सो बी गोइंग अलोंग विद द पैकेज। उसमें जो QR टैग लगेगा इट विल बी हैविंग दोज आइडेंटिटी। तो साहिल जी, आप हमको एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। यदि हम पार्ट सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। सर ये आपका जो है क्राइम फ्री भारत, इसकी इतनी वृहद योजना है, इतनी एंड टू एंड रिजल्ट देने वाली है, तो भारत सरकार जो है आपकी इस योजना को क्रियान्वित करने में जो है आगे बढ़ के कदम क्यों नहीं बढ़ाती है, और फिर किसानों के ये जो बिल आए हैं इनको वापस क्यों नहीं ले लेती है? अब देखिए, आपके पास सरकार को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, तो हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन ये है कि आप 2024 के चुनाव का इंतजार मत करिए जी। आपकी जो 2-3-4 प्रायोरिटी हैं, जैसे एक पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि कानून के निर्माता अपराधी नहीं हो सकते जी। यदि वो बहुत अच्छे हैं तो आप उनकी फोटो अपने जो है पार्टी कार्यालय में लगाइए, उनको रोज धूप बत्ती चलाइए, उनको फूल मालाएं चढ़ाइए, उनकी स्तुति गान करिए, उनको अपने कार्यालयीन जिम्मेवारी दे दीजिए, लेकिन भगवान के लिए उन्हें आप हमारे कानून का निर्माता मत बनाइए जी। राइट? तो हमें आज ये निर्णय लेना पड़ेगा कि ये 4 या 5 हमारी स्थितियां हैं, सभी NGO सभी लोगों को, कि पार्टी वार्टी पॉलिटिक्स गई भाग लेने हमें कोई लेना देना नहीं। आप जो है यदि ये चाहते हैं कि जनता आपको सपोर्ट करे तो ये 4 काम आपको 2024 के पहले करना है, और यदि आप नहीं करेंगे तो हम आज से वायलेट जो है ना आपके सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करते हैं। हम आपको किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे नहीं, हम आपके किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे,
हम आपको अपने शहर, अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। यदि हम ये चारों तरफ ये भावना यदि हम फैला पाए, तब हम इस सरकार को मजबूर कर पाएंगे। आज सभी लोग एन केन प्रकार अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं। बताइए, चाहे वो भाजपा हो या कोई भी हो, बड़े बड़े मंच पे तुम हमारी पार्टी में आ गए। अरे जो व्यक्ति दूसरी जगह से आपकी पार्टी में आ रहा है, उसकी सोच क्या है, उसको आपकी पार्टी में क्यों आ रहा है, वो लाभ के लिए आ रहा है। आप वो वहां पर भी अपराधी है, यहाँ भी अपराधी है, वो अपना देख रहा है कि कहाँ उसको जो है ना ज्यादा फायदा मिलेगा। ये फायदे के बिजनेस वाले देश का क्या भला करेंगे, लेकिन देश के भले की तो किसी को चिंता नहीं है ना जी। ना तो देश के भले की चिंता जो है आप जब लोगों को दूसरी पार्टी से ले रहे हैं उस समय है, ना आपको क्रिमिनल के टिकट देते समय किसी से लेना देना है, ना आपको जो है जो सिस्टम अंग्रेजों ने आपके शोषण के लिए बनाया था उसको बदलने के लिए भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ होमवर्क, तो हमारे बहुत सारे लोग जो है ना, जितने भी लॉ कॉलेज हैं, ये कॉलेज हैं, वहां डिबेट करके कानून बनाने का आपको हक नहीं है, लॉ की एडवोकेसी करने का तो हक है। तो जो बात हम मुंह से कहें, हम उसको प्रस्तावित कानून का सोच से है ना। जैसे मान लो मैंने क्राइम फ्री भारत में जो प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा, उसमें हमने 30 सितंबर 2020 में एक ड्राफ्ट एक्ट बना के भेजा, जिसका हमने आपको बताया था कि नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि जो हम राइट टू प्राइवेसी देना चाहते हैं, जो हम राइट टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम देना चाहते हैं, उसके लिए क्या कानून चाहिए, ये उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा जिसने वो पूरा सिस्टम सोचा हुआ है, राइट जी। तो लिहाजा हमने वो कानून, तो अब हम लोग को चाहिए कि अपने अपने जिसको जिस एरिया में इंटरेस्ट हो उस एरिया में हम प्रस्तावित कानूनों में क्या संशोधन करना चाहिए, उसके ड्राफ्ट जो है बनाना चाहिए हमें। और उनको जो है आज जो बैठे हुए एमपी हैं, चाहे सरकार के हों या अपोजिशन पार्टी हो, उनको उनके माध्यम से प्राइवेट बिल के तहत जो है ना उन्हें इसी पार्लियामेंट में पेश कराने की कोशिश करना चाहिए। सर कुछ सवाल छोटे छोटे हैं, वो जल्दी से जल्दी आप पहले इस बात से कुछ सहमत हो रहे हैं? आपने मुझे क्या करना चाहिए? मैं सहमत हूँ। मैं आपसे 2-3 सवाल छोटे छोटे और पूछ रहा हूँ। ये जो लिविंग रिलेशन का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, भारत देश और यहाँ की संस्कृति के लिए सही है? देखिए, आपका चरित्र, आपका वैल्यू सिस्टम डी कंपनी और इंडिया डिवाइसिंग फोर्सेस कर रही हैं। लॉर्ड मैकाले ने 1830 में डिबेट किया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम लेके आए हैं। जो उन्होंने आपको तोड़ने का काम किया, आपकी संस्थाएं सभी वही काम कर रही है। इन द टीआरपी के नाम पे आपको जो है दुष्चरित्र जो है ना सिखाया जा रहा है, लिविंग रिलेशन सिखाया जा रहा है, आपको जो है षड्यंत्र सिखाए जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि साहब पब्लिक यही देखना चाहती है, टीआरपी यही कह रही है। लिविंग रिलेशन मुझे अभी बोला, मुझे थोड़ा सा बनाया है सर, मैं साहिल प्लीज मुझे थोड़ा सा कहने दीजिए। नहीं उस पर सवाल अभी एक मिनट कहने दीजिए, फिर हम उस पर आ रहे हैं। देखिए, प्रस्तावना हर चीज को यदि हम जो है ना प्रस्तावना के साथ नहीं कहेंगे तो जवाब का इम्पैक्ट हाँ ना में नहीं निकल सकता। हम हाँ ना में नहीं पूछ रहे हैं, मैंने सीधे सीधे पूछा कि भारतीय हाँ ना में तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला। मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसकी भावना को समझ के वो जवाब दीजिए। आप डिटेल में जाएंगे, मैं इतनी देर से सुनता रहूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है, हमें पेशेंस है पूरा। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति और हमारे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाया है लिविंग रिलेशनशिप वाला, क्या वो सही है? अब इस पे आप मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चाहे फिल्म का निर्माता हो या सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज हो, ये सब अपने चरित्र को जी रहे हैं। जिनके अधिकांश लोगों के खुद के चरित्र खराब हैं। यदि उन जज महोदयों के जिन्होंने ये जजमेंट दिया है, यदि आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाएंगे तो आपको उनके लाइफ में भी लिविंग रिलेशनशिप मिल जाएंगे। तो जो लिख रहा है, चाहे वो अकाडेमिक आर्टिकल लिख रहा है, चाहे वो फिल्म की इबादत लिख रहा है, चाहे वो सीरियल लिख रहा है, चाहे वो जजमेंट लिख रहा है, आदमी वही जो है ना लिखता है जो वो जी रहा होता है। और कई बार वो अपने चरित्र को जस्टिफाई करता है। मेरे ख्याल से जजेस को भारतीयता, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखना चाहिए।
जितना वो इंटरनेशनल जजमेंट और इंटरनेशनल कानून की चिंता पालते हैं, यदि उतनी चिंता जो है आपके वैदिक ज्ञान, आपके जो है ना भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर, तो जितनी भी अभी ये गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं, इस देश के लिए शर्म की बात है कि आपको जो है ना एल्डरली पीपल के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाना पड़े। जहां के डीएनए में श्रवण कुमार जैसे लोग जो है ना थे, जो और रामचंद्र जी जैसे लोग थे जो अपने पिताजी के को दिए गए वचन और पिताजी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उस देश में हमने वैल्यू सिस्टम समाप्त कर दिया है। उसमें हमने व्यभिचारिता ला दी है। व्यभिचारी लोग हमारे आइकॉन बन गए हैं। जो साले नौटंकी करने वाले नौटंकीबाज हैं, जो ड्रामा है, जो ये आर्टिस्ट जिसको हीरो कहते हैं, क्या है? दे आर जस्ट आर्टिस्ट। नौटंकी है वो, ड्रामा वो है। तो वो आपके सेलिब्रिटी कैसे बन सकते हैं? हाउ दे कैन बिकम योर आइकॉन? उनकी आप पर्सनल लाइफ देखिए, उनके यहाँ क्या चल रहा है। ड्रग देख लीजिए, उनके यहाँ पे इलिसिट रिलेशन देख लीजिए, लेबर रिलेशनशिप देख लीजिए, एंड आप ये देखिए उनको हर चीज जो है ना कौन कंट्रोल कर रहा है? डी कंपनी एंड डिवाइसेस फोर्सेस। इनको ये कहां से जो है ना पैसा आ रहा है? तो मेरा ये कहना है कि जो जहां जो लिख रहा है वो अपना चरित्र लिख रहा है या कोई उनसे ये सब लिखवा रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप समझें कि वो अपना चरित्र लिख रहे हैं या उनसे कोई ये सब लिखवा रहा है। यहीं पे एक सवाल, सोशल मीडिया पे सैकड़ों लोग इस तरह के वक्तव्य जारी करते हैं, इस तरह की चीजें कहते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों, चाहे डी कंपनी के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों। क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि सख्त आईटी कानून बनाकर व्यवस्था करने के लिए इम्पार्शियल तरीके से सबके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इस तरह का भारतीय संस्कृति में अश्लीलता, व्यभिचार और लड़ाई झगड़े का माहौल, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये सरकार को तय करना पड़ेगी। और उनकी प्राथमिकता ये है कि इनके प्रकार उनकी सरकार बने और उनका काम बने। अदरवाइज आप ये बताइए कि आपने नोटबंदी की, आपने ये एक्सचेंज सिस्टम क्यों लाया? जब आपके जनधन में सभी लोगों के अकाउंट बन गए थे, कुछ यदि विचारों के नहीं बन पाए थे तो उनके अकाउंट खोल देते। ये लंबी लंबी लाइन की क्या जरूरत थी? जिसके पास जितना पैसा हो वो एक बार में जमा कर दीजिए, और यदि कोई गलत आया है तो हम जांच करते रहेंगे। आप ये बताइए कि जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा पैसा वापस आ गया है, इसका मतलब है फेक करेंसी भी वापस आई है। आप मुझे इसका जवाब देंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आपने जनधन योजना के अकाउंट खोल ही दिए थे तो जो कुछ लोग रह गए थे, एक गाड़ी में बैठ के लोगों को गाँव में भिजवा देते, जिनके नहीं खुले थे अकाउंट उनके भी अकाउंट खुल जाते। तो ये सब जो है पॉलिटिकल लाभ के लिए चीजें की गई हैं, चाहे उसका मुखौटा कुछ भी रखा हो। तो ये चीज आपको जो है, अब आप ये कह रहे हैं कि सरकार करेगी कि नहीं करेगी, सरकार वही करेगी जिससे उसे सत्ता गठित करने का मौका मिले। और इसमें आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखने की कोशिश मत करिए। आप ये मुझे बताइए कैसे आपने जो है एनोनिमस बॉन्ड लाए हैं? आप ये बताइए, आपने जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के 1,78,000 करोड़ माफ किए हैं और इन्हीं लोगों से चंदा ले लिया है। आपने जो पीएम जो है रिलीफ फंड वगैरह है उसको ओपिक क्यों बनाया है? इट इज पब्लिक मनी, पब्लिक शुड नो वेयर इट इज बीइंग स्पेंट। तो भाई साहब जो है आपको जो है ना मीठी गोली में कोट करके गोली आप देते रहेंगे तो देश हित जो है संभवतः वो किसी की प्राथमिकता नहीं है। तो वो प्राथमिकता जो है आप जनता को जागना पड़ेगा। आज जब गुलाम थे तो आप जागे थे कि नहीं जागे थे? अब दूसरी गुलामी से जागिए, और वो गुलामी जो है ना ये अपने लोगों की गुलामी। तो इसमें जो है विद्रोह, चूंकि आप अभी भी शक्तिशाली हैं, ये विद्रोह आपको आज करना पड़ेगा। आपको 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का वेट करने की जरूरत नहीं है। आज आपको कहना पड़ेगा कि ये 4 चीजें चाहिए। नेताजी, यदि ये 4 चीजें नहीं होंगी तो ना तो हम आपके फंक्शन में आएंगे, ना आपको बुलाएंगे, ना आपको गाँव में घुसने देंगे। यदि हम उनकी जिंदगी आज कठिन कर देंगे तो हम उनको एक अकाउंटेबल सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे। हमने आपसे कहा है
कि देयर इज नो डेमोक्रेसी जी। अब जो है ना कमांड चल रही है जी। तो कमांड ने जो सोचा अच्छा बुरा, और फिर जो कमांड सोच रही है यदि उस कमांड को कोई दूसरा सोचाने की इसकी शक्ति रखता है तो भगवान ही मालिक है ना आपका। जी सर, आखिरी सवाल। नहीं, आप मेरी बात से सहमत हैं? मैं सहमत हूँ। आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, इसको बताइए कि आपने इतना पुलिस प्रशासन में अच्छे पद पे काम किया, निर्भीकता से, ईमानदारी से, सक्षमता से काम करके एक अपना जज्बा दिखाया, लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बनी, लोगों में आपका विश्वास, आप में लोगों का विश्वास रहा, मुख्यमंत्री और मंत्री और बड़े अधिकारी भी आपसे सहमत रहते थे, भले ही खुश ना हो। अब आप हमें ये बताइए कि देश की जनता के लिए आप जैसे व्यक्ति का क्या जो है एक संदेश होना चाहिए कि जिससे देश में भुखमरी, किसानी और मतलब हमारा संदेश बड़ा सिंपल है जी कि क्राइम फ्री भारत की सोच से जुड़िए जी। आप जो भी हैं हम आपको अपना साझेदार बनाएंगे, वी विल बिकम द ज्वाइंट वेंचर जी। एंड हम आपकी सभी समस्याओं को अपने अंदर डाल लेंगे जी। आपको समाधान आपके दरवाजे पे पहुंचाएंगे। हम आपको ज्ञान नहीं बांटेंगे, अवेयरनेस नहीं बांटेंगे, हम आपको सॉल्यूशन लेके उस सॉल्यूशन को लेने की जिम्मेवारी भी हमारी है। आपके जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग जो देना है, उनको जो मशीनरी देना है, यदि मशीन को रीडिजाइन करना है, यदि उसमें जीपीएस लगाना है, यदि उसमें आरएफआईडी लगाना है, आप मेरे जो है ना वीडियो देखिए, मैंने एक वीडियो दिया है एक्सीडेंट फ्री भारत। जो एक्सीडेंट फ्री भारत होगा वो ट्रैफिक लाइट फ्री भारत जी, जहां पे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल। आप मेरा वीडियो जरा देखिए, हमने उसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है कि हमें 5-6 चीजें क्या करना है। ठीक है। और जो है ना मिस्टर नितिन गडकरी इज कैपेबल ऑफ डूइंग। मैं उनको बहुत सुनता हूँ, मुझे उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। लोग बाग उनके बारे में जो कुछ भी कहें, ही इज वन ऑफ द विजनरी। वो जो है उन्हें कायदे से हमारे वीडियो को सुन के उस पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं मेरे फिर से हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम एक्सीडेंट फ्री भारत भी कर पाएंगे, स्मूथ फ्लो भारत भी कर पाएंगे। हमारी जो है ना कहीं पे कोई गाड़ियां जो है आपस में टकराएंगी नहीं, ट्रैफिक कंजेशन हमारा नहीं होगा, राइट। हमारा जो है जो फ्यूल है, हम जो है हमें बाहर से फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारे ग्रीन एथेनॉल, ग्रीन सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से वी विल बिकम एक्सपोर्टर इन एनर्जी। एंड हमारा जो सीएफबी एग्रो मॉडल है that will be creating lot of जो है ना solar energy, that will be creating lot of hydel energy, because ये पूरे भारत में है, जहाँ समुद्र के नजदीक होगा it will be creating hydel energy also, और it will be helping a lot। इसमें हमारे देश की जनता से केवल एक ही आग्रह है कि आप इनसे अपेक्षाएं करने की बजाय अपने आप को समृद्ध बनाइए। क्राइम फ्री भारत में भी जो है क्राइम फ्री भारत क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन को थोड़ा सा बैकग्राउंड में करके उन्होंने कहा है कि जब तक हम अपने लोगों से केमिकल पॉइजन को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें मालामाल नहीं करेंगे, जब तक हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को 15 ट्रिलियन इकोनॉमी में नहीं पहुंचाएंगे, तब तक जो है इस देश का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जो गरीबी हटाओ वो करते हैं, जो दूसरी बातें कर रहे हैं, उनके हंसने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग हैं। दे आर द डबल मीनिंग पर्सन। ये जो है, लिहाजा आप कुछ समय के लिए मान लीजिए सरकार एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, लेट जो है ना अवर ओन मॉडल, बिकॉज हम जो है जब 24 घंटे काम करेंगे, जब हमारे सभी खेतों में जो है ना इवन एक्वा कल्चर होगा और चारों तरफ से पानी अंदर जाएगा, तो हम 2 या 3 साल में 8 से 10 फीट पानी पे पहुंच जाएंगे। हमारा फ्लड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हमारी ड्रॉट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और हम अमृत पैदा करेंगे। विदेशों में वो अमृत हम 2 और 3 एमएसपी पे नहीं बेचेंगे, वो 10 और 100 एमएसपी पे बेचेगा। जिसको चाहिए वो ले, जिसको ना चाहिए वो ना ले। तो फिर से जो है भारत अपना पुराना वैभव पा पाएगा। लेकिन वो वैभव यदि आप सरकार के माध्यम से चाहते हैं या सरकार के उस तंत्र के माध्यम से चाहते हैं जो कि इस देश को जो है तोड़ने के लिए, शोषित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए बनाया है,
वो उससे आपका भला नहीं होगा। आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग सेंस टू यू और नॉट। धन्यवाद।